A very good afternoon to everyone present here. On behalf of Rabindranath Tagore University, I, Naizamir, Head Department of Law, extends a very warm, hearty welcome to each one of you present here on our panel discussion on Atmanirbhar Bharat, Paridrishya Evam Sambhavnaएं. I take this privilege to warmly welcome our today's speaker, respected Professor Manoj Dixit sir, ex-Vice Chancellor, Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University, Faizabad. Sir, आपका बहुत-बहुत स्वागत है. I also welcome respected Shri Deepak Sharma ji, President Laghu Udyog Sangh, Madhya Pradesh. Sir, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में. A very warm welcome to respected Professor Amitabh Saxena sir, Vice Chancellor, C.V. Raman Vishwavidyalaya, Khandwa, Madhya Pradesh. I also welcome our respected Dr. Vijay sir, Registrar, Rabindranath Tagore University, Vishwavidyalaya. इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिना कोई वक्त जाया करे मैं अनुरोध करती हूं हमारे कुल सचिव डॉक्टर विजय सिंह से कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने विचार व्यक्त करें. ओवर टू यू सर. आप सभी को नमस्कार. इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी का, जो कि पूर्व कुलपति हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में. श्री दीपक शर्मा जी हैं अध्यक्ष लघु उद्योग संघ मध्य प्रदेश के, आपका भी बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की ओर से. प्रोफेसर अमिताभ सक्सेना जी हैं माननीय कुलपति डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी खंडवा से हैं. सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में. साथ ही मेरे साथी शिक्षकगण मेरे साथ हैं, और भी अन्य संस्थाओं से भी बहुत सारे साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं. मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो आज का टॉपिक है, जो इस विषय पे हम यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं, आत्मनिर्भर भारत परिदृश्य एवं संभावनाओं पर हम चर्चा करेंगे, और जो कि आज के समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और बहुत अच्छा मुद्दा है, जिससे कि हम देश को एक नए पायदान, नई तरक्की की ओर ले जा सकते हैं. और इस पे बहुत सारी बातें लगातार हम लोग करते आ रहे हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस की भी बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जितना इसको पढ़ा जाए, जितना इसकी गहराइयों में जाए, उतनी सारी नई संभावनाएं हम लोग को मिलती हैं. और इसकी सबसे जरूरत इस समय इस बात की है कि जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाएं, सभी लोगों को बताएं, कोशिश करें कि उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं और हम लोग इससे क्या क्या कर सकते हैं, ये जानकारी हम सब तक पहुंचा पाएं, ऐसा हम लोग सोचते हैं. और इसी कारण से ही हम लोग आज ये पुनः इस विषय पे बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं. जहां तक मेरे मानने का सवाल है, ये जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है आत्मनिर्भर भारत की, ये सही समय पे सही कदम वाली बात है. ये ऐसे कदम बहुत पहले ले लिए जाने चाहिए थे हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम लोग देश में जो गतिविधियां हो रही हैं उसके कारण हम लोग इस पे ध्यान नहीं दे पाते. लेकिन चूंकि अब इस पे ध्यान दिया गया है, ठीक से विचार विमर्श करके ये डॉक्यूमेंट किया गया है और उसके इम्प्लीमेंटेशन पे भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और इसमें कृषि को लेके बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन जिस तरह के काम होने चाहिए थे, चूंकि हमारे पास लैंड बैंक बहुत बड़ा है देश में, बहुत सारे परिवार इस पे आश्रित है इस उद्योग पे, लेकिन जिस तरह की गतिविधियां इस पे होनी चाहिए थी अभी तक नहीं हुई हैं. हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी थी, हमारे पास साइंस टेक्नोलॉजी में जितना संभावना हम इस फील्ड में दे सकते थे वो हम नहीं कर पाए. बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं इस विषय को लेके नहीं खुली, नई टेक्नोलॉजी की बात हम बच्चों को नहीं सिखा पाए, इसलिए भी बहुत सारा पिछड़ापन इस क्षेत्र में है. लेकिन कुछ गतिविधियां बढ़ी हैं और हमें लगता है कि इसमें हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं. फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता उस बात को लेके नहीं कि हमारा भरण पोषण हो पा रहा है. मुझे लगता है कि इसमें हम अगर एक्सपोर्ट कर पाएं और दूसरे लोगों को भी हम मदद कर पाएं, तब हम आत्मनिर्भर की श्रेणी पे आ पाएंगे. हमारे पास भरपूर अन्न है, हमारे गोदामों में भरे हुए हैं और हम लोग को कभी भी तकलीफ नहीं होती. लेकिन अगर हम देखें
कि आगे चल के जब हम फूड प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, हमारे गोदामों में अनाज सड़ जाता है, उसको हम सही से रख रखाव नहीं कर पाते हैं, तो फिर और फूड प्रोसेसिंग नहीं होती, तो फिर एमएसएमई इंडस्ट्रीज बीच में आती हैं। तो एक लिंकेज हमें प्रदान करना पड़ेगा। हमारे कृषि उद्योग से एमएसएमई में हम लोग को बहुत सारा काम करने की जरूरत है। स्टोरेज को लेके, फूड प्रोसेसिंग को लेके बहुत सारा संभावनाएं हैं हमारे पास। हमारे बहुत सारे खाद्यान्न खेतों में खराब हो जाते हैं, हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि ये भी एक इस आत्मनिर्भर भारत में हम लोग ने ये सोचा है। और आवाज आ रही होगी, शायद कुछ डिस्टर्बेंस आया है बीच में। सो मुझे लगता है कि ये दो एरियाज जो हैं, एमएसएमई इंडस्ट्रीज जो हैं और कृषि, इन दोनों को मिला जुला के और अगर हम काम करते हैं तो जो दूसरे सेक्टर्स हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग है या और भी जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं जिसमें कि हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे लगता है अगर हम इन दोनों क्षेत्रों को अगर हम ठीक कर पाए आगे आने वाले 5 या 10 सालों में, तो मुझे लगता है हमारा देश आत्मनिर्भर होगा, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। मेरा मेरा एक सजेशन इसमें अगर कभी भविष्य में हो, मुझे मालूम नहीं, इस पे सजेशन दिया भी गया होगा, शायद इनकॉर्पोरेट भी किया गया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो हम हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इस समय जो बहुत बड़ा काम चल रहा है जिसमें वोकल फॉर लोकल की बात वो कहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम कृषि को लेके और लोकल लेवल पे अगर हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब गाँव में अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट हम लगा पाएँ और इस तरह की गतिविधियां हम अपने गाँव में कर पाएँ, तो बहुत सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। इसमें गाँव का उत्थान होगा, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन वहां तक आएगा तो और रोजगार बढ़ेगा, स्टोरेज की बात होगी, मशीनरीज लगेंगी तो मैन्युफैक्चरिंग का काम बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक उद्योग जो है गाँव में, मतलब गाँव के क्लस्टर्स में हम बना सकते हैं और फूड को प्रोसेस करके और उससे संबंधित और इंडस्ट्रीज को हम आगे ले जा सकते हैं। उससे लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी और दूसरे उद्योग धंधे भी मुझे लगता है आगे बढ़ेंगे। तो ये वोकल फॉर लोकल वाली जो बात है, उसमें जो भी अनाज जिस क्षेत्र में होता है, हमारे यहाँ अलग-अलग क्षेत्र बटे हुए हैं जिसमें कि अलग-अलग फूड ग्रेन्स या अलग-अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होते हैं। उनको हम उस जगह पे ही प्रोसेस कर दें, ट्रांसपोर्टेशन हमारा बचेगा और सारी चीजें बचेंगी। तो एक तो कॉस्ट की बात जहाँ तक आती है कि बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो जाता है या बहुत सारा पैसा हमारा उसमें लगता है। तो वो एक एरिया है जिसको कि हम, मुझे लगता है कि वहाँ पे हम लोग अगर ध्यान देते हैं, तो एक अच्छी संभावना हमारे पूरे इस परिदृश्य को मिलेगा। और लगता है इससे कि फिर दूसरी इंडस्ट्रीज में जो जिस तरह की संभावनाएं बढ़ती हैं, तो उसमें भी हम लोग को मदद मिलेगी। तो ये जो एक डॉक्यूमेंट, अभी डॉक्यूमेंट था, अब डॉक्यूमेंट नहीं रहा, इसमें बहुत सारे पैकेजेस ऑलरेडी अनाउंस हो गए हैं, उस पर लगातार काम चल रहा है। तो इस तरह का परिदृश्य जो बना है जिसमें कि बहुत सारी चीजों को जो पहले बहुत कठिन था काम करना और एक-एक चीज के लिए बहुत लंबा समय लिया जाता था, लगभग सिंगल विंडो सिस्टम पे आ गई हैं और डिपार्टमेंट्स केंद्रित हैं इस काम को करने के लिए। तो अगर वो करते हैं और समय से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम जल्दी ही इस परिकल्पना को साकार कर पाएंगे और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। इसमें जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बीच में आते हैं, वहाँ मैं थोड़ी-सी अपनी बात रखना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की या मैन्युफैक्चरिंग की, इंजीनियरिंग की या फिर और दूसरी विधाओं की, तब हम अपने बच्चों को उस तरह से ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो शिक्षा पद्धति उसमें बहुत सारी खामियां थी। उसको लेके एनईपी जब आया है बीच में, तो बहुत सारे स्किल्स की बात अ, हुई है उसमें और स्किल्स को एक मैंडेटरी कंपोनेंट एजुकेशन सिस्टम में बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें इस परिकल्पना जो है, हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को कैसे साकार करेंगे, उन विषयों को भी मुझे लगता है कि हम अपने पठन पाठन में शामिल करेंगे और हम लोग ने किया भी है। हम लोग विश्वविद्यालय में अगर हम देखेंगे तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर है जिसमें कि आइडियाज जितने भी हैं बच्चों के, हम उनको इंक्यूबेट करते हैं और फंडिंग तक लेके जाते हैं और वो अपना उद्योग धंधा जो भी स्थापित करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी विश्वविद्यालय में विद्यमान है। तो उसमें भी हम लोग लगातार बच्चों को स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। एग्रीकल्चर में हम लोग के पास बहुत अच्छा संस्थान है जिसमें कि बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे काम उस पे किया जा रहा है, जो वैसी स्पीशीज हैं जो कि लगभग खत्म होने के कगार पे, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, उन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत सारे राइस को लेके बहुत सारा हम लोग ने कुछ काम किया है इस दौरान। बहुत सारे और जो मॉडर्न
एग्रीकल्चर की तरफ जो लेके जाते हैं उस पे भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। इवन बच्चों को लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि जो एक बहुत बड़ी परिकल्पना है आत्मनिर्भर भारत की, उसमें मतलब स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर पाएँ और अपना योगदान दे पाएँ। ऐसी हम लोग कोशिश लगातार कर रहे हैं। इसमें जो और कॉमर्स, इंडस्ट्रीज़ इस तरह के भी कोर्सेज़ हैं उनको भी हम लोगों ने कोशिश की है कि ये सारी चीज़ें उनको भी बताएँ और उसको शामिल करते हुए इस परिकल्पना को साकार करने की कोशिश करें। मैं बहुत ज़्यादा समय शायद ले लिया है या ना मैं लूँगा नहीं क्योंकि प्रबुद्धजन बैठे हैं यहाँ पे और मैं चाहूँगा कि मैं उनको सुनूँ और अपना ज्ञानवर्धन करूँ। आप सभी का भी ज्ञानवर्धन हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ और पुनः विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगा और धन्यवाद दूँगा कि आप लोगों ने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और हम लोग को ये समय दिया है कि हम लोग आपको सुन पाएँ और अपना ज्ञानवर्धन कर पाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, स्वागत पुनः आप सभी का। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, अपने विचार हमारे साथ व्यक्त करने के लिए। मैं अब अ, आमंत्रित करना चाहूँगी रिस्पेक्टेड प्रोफेसर अमिताभ सक्सेना सर को कि वो आए और अपने महत्वपूर्ण शब्दों से हमें अवगत कराएँ। अमिताभ सर। धन्यवाद नाइश। नमस्कार आदरणीय दीक्षित जी को नमस्कार, मेरा प्रणाम प्रस्तुत है आपको और दीपक शर्मा जी को भी मेरा नमस्कार। आज अगर सबसे ज्यादा कोई कंफर्टेबल है तो मैं कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मैं अपने पूरे परिवार में हूँ। जहाँ मेरे छोटे भाई विजय सिंह जी हैं जो पिछले 20 सालों से मुझे अपना बड़ा मानते आए हैं, और उसके बाद 2 मेरे बड़े भाई समान अधिकारी जिनको देश पे जिनको गर्व है, जिन पूरा राष्ट्र जिनका सम्मान करता है, ऐसे अतिथियों का प्रणाम मेरा प्रस्तुत है। ये इस तरीके से संपादित होगा कि सबसे आखिरी में विजय सर कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे सर, और 3 या 4 विश्वविद्यालयों के फेसबुक पे ये लाइव चल रहा है। इस तरीके से इसका रीच काफी लंबा है और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मुझे जो समय आवंटित है मैं उसका पूरा सम्मान रखते हुए विषय पे आता हूँ। समय बदल गया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए अगर हम परिकल्पना करें उससे पहले मुझे 30 सेकंड का समय कोरोना का जिक्र कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले कोरोना इस वक्त है। ब्रिटेन में देखिए क्या हुआ, वो अंग्रेजों का जमाना क्या कर रहा है इस वक्त। सोचिए 30 देशों ने कल तक उनकी फ्लाइट बंद कर दी। कब सामान्य होगी दुनिया, जिसको न्यू नॉर्मल कहते हैं, वो कितने समय तक चलेगा इसको मानिए। मेरा ये कहना है आप सारे शिक्षकों से, शोधार्थियों से और जो प्यारे बच्चे यहाँ हैं, इसको ही नॉर्मल मानिए। इस खेल में मत पड़िए कि बहुत जल्दी से बदलने वाला है, और ये एक बहुत बड़ी, जिसको बोलते हैं ना, आपदा को अवसर बनाने का मौका है। मुझे ऐसी आपदा मिली होती तो शायद उस वक्त अगर मैं जॉब ढूंढ रहा होता या करियर बना रहा होता तो बहुत बढ़िया अवसर है ये बड़ा ऐसा लगता है कि इस वक्त मैं कुछ बहुत अच्छा सा काम मैं कर सकता हूँ। इसलिए एक जगह ठहर के ये सोचिए कि जो ये परिस्थिति है ये जनवरी में, फरवरी में, अप्रैल में बदल जाएगी और पुराना दौर आ जाएगा, ऐसा मुझे हाल फिलहाल नहीं लगता। इस परसेप्शन को मैं कैरी करते हुए अपनी बात आगे गए। इस वक्त शिक्षक को, शोधार्थी को और विद्यार्थी को क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, संस्थान को ये एस्टैब्लिश करना चाहिए कि शिक्षक क्या करे, शोधार्थी क्या करे और विद्यार्थी किस तरीके से अपना जीवन आगे ले जाए। देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं करने वाला। यहाँ जितने भी अतिथि हैं वो भी कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं करने वाला, लेकिन ये जो अंधे और हाथी की कहानी है ना, उससे बाहर आना पड़ेगा। हम अंधे और हाथी की कहानी है, किसी ने पैर पकड़ा तो उसने कुछ समझा, किसी ने कान पकड़ा हाथी का तो कुछ समझा, इससे भी बाहर आने की जरूरत है। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये नया जो है उसको हम कैसे अपनाएं। इसलिए मैं एक चीज कहता हूं, यहाँ पे जो साधारण है वही आज की तारीख में असाधारण है। हमारी साधारणता को असाधारणता मानिए और उसमें से कुछ ढूंढिए। जो शोधार्थी हैं या जो विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, वो ये देखें कि उनका यूएसपी क्या है, वो उनकी खासियत क्या है, उसको और ठीक करें, उसको और, जिसको हम बोलते हैं ना फिनिशिंग करने की जरूरत है, उसकी और फिनिशिंग करें, उसमें से कोई आइडिया निकाल के लाएं और उस आइडिया को प्रोडक्ट में बदलें जो आपकी खासियत है। देखिए दुनिया बंद है, विजय सर ने कहा अभी कि आपको लोकल को ऊपर रखना है,
आपने देखा अभी इतने दिनों से बंद था, आपके यहाँ सब्जी कैसे आ रही थी, दवाई कैसे आ रही थी। तो आप लोकल को ऊपर रखिए, उस ऊपर रखने के बाद उसमें ये देखिए कि इससे हम कहाँ एडजस्ट हो सकते हैं, उसको अपने साथ लाइए। वैसे भी जब भी अच्छा इस परिकल्पना को जब भी देखें तो ये देखें कि समाज को आवश्यकता क्या है। जो विद्यार्थी शुद्धार्थी हैं उसको ये समझना पड़ेगा कि सोसाइटी को क्या चाहिए, उसको अपना आइडिया बनाइए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सोसाइटी को कुछ और चाहिए, आप अपनी तरफ से कुछ और सोच रहे हैं। वो बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट का दौर समाप्त हो चुका है। हमारे यहाँ वैसे भी ये एक बात कही जाती है जैसे कि अब ऐसा समय नहीं रहा जैसे जो दूसरों को मार के खाए वो विकृति मानी जाती है। जो दूसरों को मारेगा और खाएगा वो विकृति है। तुम अपना खाओ, मैं अपना खाऊं, ये प्रकृति है। और तुम्हारे खाने की चिंता करने के बाद मैं खाऊं, ये संस्कृति है। हम इस संस्कृति के लोग हैं, हम इस समाज से आए हैं कि हमारे को ये मानना होगा, ये जानना होगा। अच्छा, एक चीज इसमें बचनी होगी, वो चीज है बाजार से। देखो, बाजार एक तरफ ले जाता है, बाजार की अपनी एक परंपराएं है, वो अपने तरीके से काम करता है। स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो स्कूल की छोटी किताब याद करिए, पतली सी, जिसको हम देखते थे, जिसमें लिखा होता था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उसमें जी फॉर जेंटलमैन लिखा होता था। अब आप जी फॉर जेंटलमैन याद करिए, जेंटलमैन कौन दिखता था? जेंटलमैन एक सूट पहना, टाई पहना हुआ एक आदमी दिखता था। अच्छा, उसको हमारे बाजार ने बताया जेंटलमैन का मतलब ये होता है जो सूट पहना है, टाई पहना है। आप में से कोई पहना हो तो क्षमा करिएगा दर्शकों, आप अगर कोई पहने हो उसमें। तो जब सूट पहना हुआ आदमी जेंटलमैन माना जाता है तो एक बालक को दिखता है, यार मेरे पिताजी तो धोती कुर्ता पहनते हैं, पजामा कुर्ता पहनते हैं, ये तो खेत पे जाते हैं, गुरु ये जेंटलमैन नहीं हो सकता। तो भाई जेंटलमैन की परिभाषा बाजार ने क्या कर दी? सूट पहनने वाली। भैया आप जानते हैं सूट पहनने के लिए वो अपनी सैलरी में से थोड़ी पैसे निकालता है, वो तो जो जेब में कैश रखा रहता है उससे खरीदता है। इसलिए आपको बाजार से बच के रहना। बाजार तो बोलता है कि अगर हीरे से कैसे करें इनकार, तो अगर आप हीरे से इनकार नहीं कर सकते तो आप हीरा खरीद के दीजिए, नहीं खरीद सकते। आपको बाजार से समझना होगा, अनुभवजन्य ज्ञान का आपको सम्मान करना होगा। आप ये कहेंगे कि आपके जो परिवार ने सीखा है, बुजुर्गों ने सीखा है, उसको सम्मान करना होगा। ये कोई जादुई शक्ति नहीं थी। हम लोग जब छोटे थे तब हम कहानियां क्या सुनते थे? किसी ने तीर चलाया तो किसी ने अंगूठा मांगा, किसी ने वहां गए, वनवास में गए, ये सब कहानियां सुनते थे। आज जादुई शक्ति की बात होती है, उसके झाड़ू के ऊपर बैठे और रॉकेट से उड़ लिए। झाड़ू पे बैठ के रॉकेट जैसा नहीं उड़ा जा सकता। झाड़ू पे बैठेंगे तो झाड़ू ही रहेगी। इसलिए हमारे को ये भी मानना होगा कि कोई जादुई शक्ति नहीं है। मैं यहाँ, विजय सर ने एक बात कही थी एग्रीकल्चर की, मैं एग्रीकल्चर की बात को उठाता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पे, हमारे देश में एक किसान की औसत आय जो है वो लगभग 6,426 रुपए। पंजाब के किसान की आय 18,000 के ऊपर है, तो पश्चिम बंगाल के किसान की आय 3,280 रुपए। अगर ये औसत आय 6,426 है पूरे राष्ट्र की, इसका मतलब है कि प्रतिदिन की उसकी आय 214 रुपए। इसका मतलब है कुछ प्रोसेसिंग की आवश्यकता है, कुछ जानवर जो होते हैं, पशु लोग जो होते हैं, उनके माध्यम से हम कुछ कमा सकते हैं, उसकी आवश्यकता है। हमारे को पूरा ही, क्योंकि देश की जब आजाद हुआ था ना तब 80% आबादी कृषि में थी, आज लगभग 50% आबादी है। और देखिए, जिसको हम सुधार कहते हैं वो सुधार नहीं है। 91 तक कृषि ने बहुत ग्रोथ की। 91 से 2020 या 21 के मुहाने पे 2 दशक हो गए हैं, किसान की आय लगभग वही है, क्योंकि 91 में जो सुधार हुए उससे कृषि को पीछे धकेल दिया। 91 के जो करेक्शन थे वो इंडस्ट्री की तरफ करेक्शन थे। भाई आप आज की, हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी चेंज कर दीजिए, लेकिन लॉ भी बदलना पड़ेगा। आज भी हमारे देश का कानून खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्री को अलाउ नहीं करता। अब आप बताइए, खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्री को अगर अलाउ नहीं करेंगे तो चाइना के खिलौने आपके यहाँ बिकेंगे। आपको इंडस्ट्रीज को अलाउ करना होगा। इंडस्ट्री क्या करेगी? 91 में आपने बाजार पूरा खोल दिया, उसमें अमेजन इंडिया आ गया। तो आप अमेजन को देखेंगे कि फिर आप अपने व्यवसायियों को देखेंगे? 91 के बाद से चूंकि नहीं चेंज हुआ, इसलिए उसको चेंज करना पड़ेगा। फूड प्रोसेसिंग की बात विजय सर ने करी है, फूड प्रोसेसिंग को बहुत जोर से लाना होगा। मैं 2-3 बातें विशेष रूप से कह देता हूँ। खेती में एक तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत है, IoT की हम बात करते हैं। शिक्षकों को, शोधार्थियों को ये देखना होगा
कि IoT कैसे किसानों तक पहुंचे। उसको IoT बोल के हम इतना कठिन बना देते हैं कि इससे किसान को लगता है नहीं भाई इसमें तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई। इसलिए IoT की बात कैसे किसान तक पहुंचे, मैं आपको बोलता हूँ एक फसल ऐप है, एक स्टार्टअप है फसल, उसको देखिए। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात आती है तो कैसे ट्रैक्टर, क्रशर्स, थ्रेशर्स, लेवलर्स, ये कैसे किसान तक पहुंचेगा। इसमें कुछ स्टार्टअप्स है जैसे FAAS एक स्टार्टअप है, उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो वो सारी सुविधाएं आपको किराए पे उपलब्ध कराने की बात करता है। सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा इशू है, सप्लाई चेन को भी करेक्शन लगाना होगा। मैं सिंपल सी 2-3 बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मेरा समय अब घंटी बजाने लगा है। पहली बात, सब कुछ कठिन नहीं है, आपको आपकी संभावनाओं के बीच में, आपकी उपलब्धियों के बीच में ही कुछ रचना होगा। आपको ये देखना होगा, बहुत कठिन मत मानिए। मैंने पहले कहा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सामान्य सा समय है, उसमें आप कैसे लोकल रहते हुए कुछ हासिल कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, विदेशी सामान मत खरीदिएगा। हिंदुस्तान में अगर मनी रोटेट होगा, हिंदुस्तान में मनी रोटेट होगा तो वो 1 रुपया 10 रुपया होगा। विदेशी सामान विदेश चला जाएगा। जब आप लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं तो आपको ये भी मानना होगा विदेशी लोकल नहीं है, इसलिए लोकल रहिए। और अगर हमने हिंदुस्तान के निर्माण करने का जिम्मा लिया हुआ है, उसमें आप भी सहभागी बनिए। 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं, तो 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं। आप अपना हिंदुस्तान बनाइए, मैं अपना हिंदुस्तान बनाता हूं। मेरे को दिया हुआ समय समाप्त होता है, मैं आप लोगों के बीच में उपलब्ध हूँ। सबका सम्मान, सबको नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने विचार हमारे साथ व्यक्त करने के लिए। अब इसी श्रृंखला में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के पहले मुख्य वक्ता श्री दीपक शर्मा जी का परिचय आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो कि आप 1983 में गुजरात से इंजीनियरिंग करने के बाद 10 वर्षों तक शासन के विभिन्न प्रबंधकीय पदों पर कार्य किया। उसके साथ साथ मैनेजमेंट में गोल्ड मेडल के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वर्तमान में स्वयं की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का संचालन कर रहे हैं एवं मध्य प्रदेश शासन की नीति एवं लोक प्रशासन संस्थान के कार्य समिति सदस्य रहे हैं। भारत सरकार के संचार विभाग की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं और इसी के साथ साथ फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। वैचारिक क्षेत्र में क्रियाशील प्रज्ञा प्रवाह नामक विचार समूह जो कि थिंक टैंक है कि केंद्रीय टोली के आप सामान्य सदस्य हैं। सर, मैं आपका स्वागत करती हूं और आपसे अनुरोध करती हूं कि अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ आज के विषय पर शेयर करें। थैंक यू सर। धन्यवाद। आज की इस वेबिनार की श्रृंखला में आप सबने यहाँ पर बोलने का अवसर दिया और मुझे खुशी है कि इस वेबिनार में शिक्षा जगत के काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं और एकेडेमिया का जो रोल है वो निश्चित रूप से हम सबको पता ही है कि इतना इम्पोर्टेंट रोल है। विषय बहुत अच्छा है, आत्मनिर्भर भारत, संभावनाएं और चुनौतियां। तो वस्तुतः आत्मनिर्भर भारत, ये शब्द को जब हम देखते हैं, ये अभी 12 मई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनने के बारे में अपना उद्घोष किया और एक बड़ा पैकेज उन्होंने रिलीज किया इस निमित्त। पर ये 12 मई को अचानक से ये कैसे विचार आ गया, तो उसके थोड़ा परिदृश्य जो था वो अमिताभ जी ने रखा है और बाकी परिदृश्य हमारे बीच में प्रोफेसर दीक्षित जी हैं, वो अंत में इसको समाहित करेंगे ही। कुल मिला के जब हम इस सबको देखते हैं तो ये एक बड़ी वैश्विक महामारी का दौर है और इस महामारी को लगभग अब 1 वर्ष का समय होता जा रहा है। दिसंबर के महीने में ये चीन से शुरू हुआ था और 1 साल हो गया है। तो दुनिया में जो कुछ भी प्रगति करी है वो एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सामने 1 साल से संघर्षरत हम सबको दिख रही है। और इस पूरे घटनाक्रम के कारण दुनिया का पूरा परिदृश्य बदल रहा है, बदल जाएगा। आने वाले 4-5 वर्षों के अंदर हम ये सब पाएंगे
कि दुनिया जैसी पहले थी वैसी नहीं रहेगी। भू राजनीतिक परिवर्तन होंगे, आर्थिक रचनाएं नई बनेंगी और व्यक्तिगत रूप से सबके उस जीवन में परिवर्तन आएगा, परिवारों में व्यवहार में परिवर्तन आएगा, उनके दृष्टिकोणों में परिवर्तन आएगा, व्यक्ति के अंतर संबंधों में परिवर्तन आएगा, राष्ट्रों के बीच में परिवर्तन आएगा। हम जो कुछ अभी अपने हाल के घटनाक्रम को देखते हैं तो कल्पना नहीं हो सकती थी कि जिस प्रकार से ओपननेस सऊदी अरब अपने आप में कर रहा है, वो सब क्या हो रहा है। इतने बंद जो देश थे वो सारे खुल रहे हैं, और जो खुले हुए देश थे जिन्होंने सारी कुछ अपनी अपनी बातें करी थी वह आज इसके सामने कहाँ खड़े हैं। तो कुल मिला के एक सर्वांकश जो प्रभाव इसका पड़ रहा है, उसके कारण एक नई दुनिया का निर्माण हमको आने वाले 4-5 सालों में हम सबके सामने होता दिखेगा। दुनिया की आज की आबादी 7.5 अरब लोग हैं। भारत की जनसंख्या 1 अरब 37 करोड़ 137 करोड़ के लगभग की हमारी आबादी है। मतलब 15% के लगभग भारतीय हैं। हर 7वां व्यक्ति इस धरा पर रहने वाला वो भारतीय है। दुनिया की कुल जीडीपी में भारत का योगदान 6% से कम है। दुनिया की कुल जीडीपी में भारत का योगदान 6% से कम है, और दुनिया के पूरे विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी आज की तारीख में 1.67% है। Being an industry, being an economic player in the society, मैं जब ये सोचता हूं तो क्या भारत दुनिया के ऊपर भार के रूप में रहे, या भारत दुनिया को कुछ और बड़ा अपनी भूमिका प्रदान करे। तो जब इस विचार को हम देखते हैं तो लगता है कि नहीं, हमको एक बार पहले ये विचार करना पड़ेगा एज ए कंट्री मैन, एज ए पर्सन, एज ए कंट्री, भारत वास्तव में खुद है क्या। जब हम ये विचार करते हैं तो हमको थोड़ी सी खोज करना पड़ती है, और जब खोज करना पड़ती है तो खोज का आधार जो है वो विश्वविद्यालय हैं, वो संस्थान हैं, वो शोध करने वाले विद्यार्थी हैं। और ऐसा ही एक शोध का काम एंगस मेडिसन ने किया था। 2001 में उनका एक पब्लिश हुआ, वो प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स थे। उनको ये कहा गया कि आप दुनिया की जरा आर्थिक इतिहास लिखिए, 100 सालों का, सेंचुरी का। कई देशों ने मिलकर इस प्रकार का उनको कहा गया। 8-10 यूनिवर्सिटी के शोधार्थी उसमें जुड़े और ये पूरी प्रोसेस चली। 100 साल का इतिहास लिखना था, तो 100 साल की जगह उन्होंने कहा चलो 500 साल का करते हैं। उन्होंने फिर उसके लिए कुछ रिसोर्स वगैरह मांगे, एंड अल्टीमेटली दे वेंट अप टू कि नहीं 200-500 साल में भी कुछ नहीं हो रहा है, लेट अस गो फॉर 1000 ईयर्स। तो एक मिलेनिया का हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट की बातचीत हुई। तो 2001 में जब उन्होंने 2 डॉक्यूमेंट निकाले, और वो डॉक्यूमेंट आज इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, उन सब को जरा आप देखिए। द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ए मिलेनियन पर्सपेक्टिव, इसमें 2000 साल की दुनिया का आर्थिक इतिहास ऐसा उन्होंने चित्रित किया है। मैं उसकी एक स्लाइड आपको यहाँ शेयर करने की व्यवस्था होगी तो मैं शेयर करने का प्रयास करता हूँ, एंड देन यू विल रियलाइज व्हाट इंडिया इज। जब हम इसको देखेंगे, हाउ कैन आई शेयर दिस स्लाइड, कैन आई शेयर दिस स्लाइड? रमन अलाउ करो प्लीज। रमन, नाइस शेयरिंग अलाउ करो। जी सर। तो ठीक है, जैसे आती है मैं स्लाइड उसको आता हूँ। विजय सिंह जी ने अभी शुरुआत में जब विषय रखा था तो उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसा ही कुछ थोड़ी सी साउंड जो है वो अमिताभ जी की बात से भी लगा। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत कृषि प्रधान तो था ही और है भी, पर भारत उद्यमी प्रधान भी था, भारत शिक्षा प्रधान भी था। भारत में सारे क्षेत्रों में प्रधानता अर्जित की, और ये प्रधानता जो थी मींस वी वर द सुप्रीम इन ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ऑल द सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरिंग, इंक्लूडिंग द एजुकेशन, इंक्लूडिंग द ट्रेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यह स्थिति भी हम नहीं कह रहे हैं,
ये स्थिति अब इस शोध करने के उपरांत ये जो डॉक्यूमेंट आया है वो आया है। इज इट पॉसिबल टू शेयर नाउ? अलाउ है भाई साहब, अलाउ है। Yes, sir. So you can share your screen. It's allowed from here. एनीवे आई डोंट नो ये क्यों आपके उस पे ओपन नहीं हो रही है। इसमें सर जहां पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है हाँ वहां उसके साइड में आप देखें ग्रीन कलर का शेयर स्क्रीन का एक बटन दिख रहा होगा, आपको लिंक दिख रही होगी। या दिख रही है, मैंने उसको करा है, मैंने पहले भी इसका यूज तो किया है, पर तो इसके नहीं आया बाद सर, जाने के उससे नहीं आ रहा है, उससे allow नहीं मैं कर रहे। हाँ वो अलाउ नहीं कर रहा है। एनीवे अच्छा, मैं चेक कर तो एंगस मेडिसिन क्या कहते हैं? लेट अस कम टू दी बिकॉज़ टाइम इज शॉर्ट। सो एंगस मेडिसिन ने 2000 साल की दुनिया की आर्थिक चित्रण किया और वो बड़े आश्चर्यजनक रूप से वो डेटा एक ग्राफ के रूप में दिख रहा है उसमें कि 00 से लेकर 1500 तक, मतलब लगातार 1500 वर्षों तक दुनिया की यदि कोई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी तो उसका नाम था भारत। एंड यू जस्ट रियलाइज कि यदि एक कोई अर्थव्यवस्था, एक कोई देश लगातार 1500 वर्षों तक दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी है तो उसके अंदर का कुछ अपनी आधारभूत कुछ शक्तियां होंगी, ताकत होंगी जो दुनिया पे इतना बड़ा विश्व व्यापार का हिस्सा था। देन अनदर 1500 से लेकर 1700 तक अनदर 200 इयर्स भी वो देखते हैं तो वो दिखता है कि उसमें आइदर इंडिया और चाइना आर दी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीडर। तो लगातार 1700 सालों तक यदि ये भारत दुनिया में विश्व का सबसे बड़ा हिस्सेदार था, 45% से लेकर 36% तक यह व्यापार का जब हिस्सा था, इतनी हमारा कंट्रीब्यूशन था, तो कुछ तो हमारा रहा होगा। और जब ये कुछ हमारा रहा होगा तो यदि आज ये यूरोपियन एक अर्थशास्त्री दुनिया को बताता है, वो दुनिया के सारे अर्थ जगत को जानकारी देता है, तो क्या भारत की युवा पीढ़ी को इस सब को आत्मसात नहीं करना चाहिए कि हमारा जो इतना गौरवपूर्ण, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, हम महाभारत कालीन और रामायण कालीन बात नहीं कर रहे, इट इज द करंट एरा। तो 1700 के बाद ऐसा क्या हो गया कि हम 250 साल में कहां से कहां आ गए। हम जहां 45% पे थे वहां हम आज 2% वर्ल्ड व्यापार में भी नहीं हैं। जिस चीज के हमको $3.5 देना पड़ते थे $1 के आजादी के समय, आज $76 देना पड़ रहे हैं। ये जरा विचार करने के विषय हैं। तो हम क्या थे? निश्चित रूप से हम वह वापस बन सकते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत जो है ये दर्शाने की बात करता है कि यस वी कैन डू। हमारा इतिहास ऐसा था, हमारे पूर्वज जैसे थे, पर एक 1700 के बाद से जो जिस प्रकार का एक आक्रमण आया और उस आक्रमण ने हमारे सारी चीजों को ध्वस्त किया, उसने शिक्षा ध्वस्त की, उसने हमारे सामाजिक संरचनाएं ध्वस्त की, उसने हमारे उद्योग धंधे ध्वस्त किए, उसने हमारी कृषि ध्वस्त की। ये जो सारा ध्वस्त हुआ 1700 मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के बाद, वो 1947 में बदल जाना चाहिए था जब हम आजाद होके आते हैं, परंतु 1947 15 अगस्त के बाद भी वो बदलने की प्रक्रिया नहीं हुई। अब ये लगभग 70 वर्षों का इस कालखंड के बाद वह परिवर्तन हमको सबको होता दिख रहा है और उसका उद्घोष प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के रूप में किया। तो आत्मनिर्भर भारत तो बनना ही है, क्योंकि भारत की प्रकृति है कि वो दूसरों पर आश्रित नहीं रह सकता। वो अपने आप के उत्पाद को, अपने आप के इंटेलेक्ट को, अपने आप के श्रम को, अपने आप की बुद्धि से दुनिया के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह भारत की नियति है। अब ये रास्ता जो दिया गया है, ये जो बताया गया है, उसके यदि मैं उस दृष्टि से देखता हूं तो 5 स्तंभों पर ये आत्मनिर्भर भारत का पूरा ढांचा जो है वो खड़ा है। एक है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में सरकार की तो रूप में जो कुछ करना है वो सरकार कर रही है। उसने 20 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने इस इकोनॉमी को कोविड के दौर के रूप में उन्होंने दिया है, पर उसमें अब इंक्रीमेंटल जंप की
के बजाय उसमें हमको एक क्वांटम जंप की आवश्यकता है। जब वो क्वांटम जंप होगी तब इकोनॉमी हमारी बहुत तेजी से बढ़ेगी, तो सारी चीजें उसमें समाहित होंगी। दूसरा है आधारभूत संरचनाएं। पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटरवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑल काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पूरा का पूरा रिवैम्प करने की आवश्यकता है, और ये बिना समय गवाए हुए भारत सरकार को भी करना है और उसको पूरे के पूरे को एडॉप्ट भी करना है, इंडस्ट्री को एडॉप्ट करना है, सोसाइटी को एडॉप्ट करना है, उसमें अपने आप को झोंकना है। तीसरा स्तंभ, तीसरा पिलर ऑफ दिस आत्मनिर्भर भारत जो मुझे लगता है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तंत्र। जो पूरा सरकारी ढांचा तंत्र बना है वो ई गवर्नेंस के माध्यम से अब आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ड्रिवन बने, और वो बनना ही पड़ेगा। इससे ही पारदर्शिता आएगी, इससे ही करप्शन का सिस्टम खत्म होगा, और भारत पर विश्वास दुनिया का भी होगा। हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करेंगे तो दूसरे तो अन्य लोग करेंगे ही, इसलिए वो भी बहुत जल्दी हमको पिकअप करना पड़ेगा। एंड द फोर्थ पिलर इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जैसा सब कह रहे हैं, तो पॉपुलेशन को दो हिस्से हैं। एक तो हम उसको मार्केट समझ लें, वो डिमांड समझ लें हम उसको कि इतना बड़ा बाजार है, तो ये बाजार विश्व के लिए बाजार है या अपने आप के लिए बाजार है। ये ऐसी जनसंख्या दुनिया में आज की तारीख में किसी देश के पास नहीं है। ये 18 से 35 वर्ष की आयु की जनसंख्या, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये हमारी कार्यशील कर्मशील पूंजी है। किसी इंडस्ट्री को चलाने के जिस प्रकार से वर्किंग कैपिटल लगती है, वैसे देश को चलाने के लिए, आगे रन करने के लिए उसके पास कर्मशील पूंजी की आवश्यकता है, और उस कर्मशील पूंजी के रूप में ये इतना बड़ा हमारे पास समूह है। इस आयु वर्ग का 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एज ऑफ नाउ इज द सेगमेंट ऑफ 18 to 35 इयर्स एज। ये आने वाले 50, 60, 100 सालों तक ये हमको इसका डिविडेंड मिलेगा। अब ये यदि हैं तो इनके हाथ में शक्ति चाहिए, इनके हाथ में रोजगार चाहिए, इनके हाथ में वे सारी चीजें चाहिए जिससे ये अपना योगदान देश की अर्थव्यवस्था में दे सकें, खड़ा हो सकें। तो एक मानसिकता के रूप में हमको निश्चित रूप से रोजगार सीकर, हमको एम्प्लॉय बनने की बजाय रोजगार प्रदाता यह बनने के बारे में अपना माइंडसेट तैयार करना चाहिए। यह हमारे इस समय की मांग है। And the fifth pillar of the आत्मनिर्भर भारत is the demand। यदि 137 करोड़ लोग इस अकेले भारत में रहते हैं, आसपास का जो हमारा पूरा अखंड भारत का हिस्सा है जिसको हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, पाकिस्तान में ला लें, बांग्लादेश में ला लें और थोड़ा सा विस्तार कर लें, उनकी और अलग नीड्स हैं, उनकी सबकी पूर्ति किसको आज आवश्यकता के रूप में, सबको रोटी चाहिए, सबको कपड़ा चाहिए, सबको मकान चाहिए, सबको जीवन के लिए कंफर्ट्स के लिए प्राप्त होने वाले साधन चाहिए, गाड़ियां चाहिए, सबको अपना वो चाहिए। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें नया करने की आवश्यकता नहीं है? टेक्नोलॉजी अपनी तेज गति से बढ़ रही है, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कैसे अलग हिस्सों में करें, उसकी आवश्यकता गवर्नेंस में तो है ही है, पर उसकी आवश्यकता हर ट्रेड में है, हर काम में है। कृषि में क्या आवश्यकता है? न्यूनतम पानी से अधिकतम फसल कैसे ली जा सकती है, हम उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, हम उसका पैकेजिंग कर सकते हैं, हम उसके छोटे छोटे वीडियो बना सकते हैं, हम उसकी ग्लोबल मार्केटिंग कर सकते हैं विद द इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारा का सारा हो गई। अब इसको कितनी तेजी से अडॉप्ट करेंगे, वो सारे रिफॉर्म्स आएंगे और लोग उसको लेंगे। आज से 5 साल पहले ये नहीं होता था कि आप घर पे बैठकर मोबाइल से ऑर्डर करेंगे और सामान घर आ जाता था। आज इट इज अ न्यू नॉर्मल, इट इज गोइंग टू बी न्यू नॉर्मल इन ऑल काइंड्स ऑफ वॉक्स ऑफ लाइफ। वो चाहे वो कृषि हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, और ये सारा का सारा होना ही है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक विचार करके देखिए, ये विवेकानंद एक शिप से जब शिकागो की यात्रा कर रहे हैं और उसी शिप में जब JRD टाटा बैठे हैं और जब उनका वार्तालाप उसमें होता है तो विवेकानंद उनसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं मैं जापान जा रहा हूँ, वहां पर स्टील का कारखाना लगाने का मेरा विचार है। एंड द पर्सन जिसने पूरे देश की पदयात्रा करी थी वो JRD टाटा से कहता है कि हाँ, जहाँ ज्ञान मिले, जहाँ टेक्नोलॉजी मिले, दुनिया में जाना चाहिए, ज्ञान कहीं से भी लेना चाहिए, परंतु
उसका उपयोग अपने देश के लिए कर सकोगे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मैंने अपनी पदयात्रा के दौरान इस पूरे भारत की जब परिक्रमा करी तो मैंने देखा गांव-गांव में छोटे-छोटे लोग अपनी कृषि की आवश्यकताओं के लिए अपने ही गांव में वह सारे लोहे के औजार, हथियार, बैलगाड़ी के पहिए आदि सब बनाते हैं। एंड दे हैव द लोकल टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग द ore, iron ore to the heat of desired requirement. ये जो सारी प्रक्रिया उन्होंने उनको कही और वो तो अपनी यात्रा पर निकल गए। जेआरडी टाटा को लगा कि हाँ ये तो हो सकता है। तो जो भाव स्वदेशी का वही भाव आत्मनिर्भर का है कि यदि अपने पास कुछ अच्छा है तो उसका उपयोग हम हमारे लिए करें, जो कुछ भी दुनिया में अच्छा है उसको लाके ट्रांसफॉर्म करें और वो सारा का सारा, क्योंकि हमको ये निश्चित रूप से मालूम है कि भारत की मेधा, भारत की बुद्धि, भारत का युवा इन सब चीजों को बहुत अच्छे से एडॉप्ट कर सकता है और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और उसको अंतःकरण में ये भाव हमेशा बना रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ यह दुनिया के भले के लिए कर रहा हूँ, किसी के शोषण के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारा का सारा परिदृश्य बदलने की पूरी परिस्थितियां आज हमारे सबके सामने हैं। मुझे लगता है कि बस उनका एक व्यावहारिक पक्ष हमको जरूर देखना पड़ेगा। दुनिया में जितनी कारें हमारे देश में बिकती हैं उसका 60% से अधिक हिस्सा विदेशी कारों का है। नाम भले कुछ भी होगा पर उनकी सारी की ओरिजिन कहाँ है, ये विचार करने की चीजें हैं। शू पॉलिश, 90% शू पॉलिश चेरी है या रॉकेट एंड कोलमन की है। आज हम जितने कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं वो सारे कॉस्मेटिक्स का बड़ा हिस्सा विदेश जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं इनका जरा पुनराकलन करना है। थोड़ा बहुत लगता है कि एक फेज के रूप में थोड़ी बहुत गुणवत्ता आज नहीं दिख रही होगी, परंतु गुणवत्ता प्राप्त हो जाएगी। इस कोविड ने हमको ये भी सिखाया है विद द कॉस्ट ऑफ लाइफ लेस एंड द कॉस्ट ऑफ लाइफ स्टाइल इज मोर। तो लाइफ स्टाइल जो है वो हमारे लिए एडिशनल चीज है, पर लाइफ जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ के करने के लिए जितनी भी चीजें आवश्यकता हैं, हम यदि लाइफ स्टाइल की चीजों को थोड़ी सी कमी करेंगे या उनका भारतीयकरण करके हम उपयोग करेंगे तो हमारी खुद की डिमांड को हमारा खुद का समाज उसको खड़ा कर सकेगा। और आज के समय की आवश्यकता है कि वी शुड थिंक फॉर, हमको VLEs, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, यह खड़े करना होंगे, ये देखना होगा। क्योंकि अब आने वाला समय बहुत बड़े बड़े उद्योगों का समय नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। ना तो बहुत बड़े बड़े आयुध बनने की आवश्यकता है, ना बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को इस प्रकार के उत्पादन की आवश्यकता लगेगी। सारे देशों को लोकल फॉर वोकल की आवश्यकता है। क्योंकि आप देखिए टेक्नोलॉजी कितना कुछ परिवर्तन लाने पे खड़ी है और वो टेक्नोलॉजी लोकल लेवल पर भी लोग बाग बना सकते हैं। यदि वो एक ड्रोन के माध्यम से लोकल पिक्चर बनाते हैं, शादी की कुछ बनाते हैं, तो वो ड्रोन का निर्माण यहाँ कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी आप सबने देखा होगा किस तरीके से एक साइंटिस्ट को एक गाड़ी में वो बैठे जा रहे थे और न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनको एक ड्रोन की मदद से उनको मार दिया गया। ये उसका दुरुपयोग है, परंतु ये विज्ञान है, ये टेक्नोलॉजी है। और उनके 20 सेंटीमीटर पास में उनकी बैठी हुई पत्नी को खरोंच तक नहीं आई। सो आने वाले समय के आयुध वॉरफेयर भी जो हैं, वेपन्स हैं, वो सब इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही होंगे। आप ये देख सकते हैं कि अजरबैजान और अर्मीनिया का युद्ध जिन्होंने थोड़ा कुछ समझा करा होगा, उसमें किस प्रकार के हथियारों का उपयोग हुआ। पूरी के पूरी टेक्नोलॉजी ने सारी चीज को टेक ओवर कर लिया और आपके परंपरागत हथियारों की एक तरफ लग गई। तो वे सारे देश जो अभी तक पेट्रोलियम पदार्थों के आधार पर प्रगति कर रहे थे, ये सारे देश जो अभी तक हथियारों के आधार पर प्रगति कर रहे थे, अब उनका दौर समाप्त है। ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी आधारित पूरी सोसाइटी, पूरा वर्ल्ड बनता जा रहा है। और उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे शिक्षा संस्थानों की होगी कि वो शोध इनोवेशंस पे काम करें, वो शोध पे काम करें और वो इनोवेशन के साथ इंडस्ट्री को लिंक करें और इंडस्ट्री के साथ मिलकर वो उसका कॉमर्शियलाइजेशन और उसका पॉपुलराइजेशन और उसका सोसाइटी में डिसेमिनेशन, ये व्यवस्था बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री से हूं तो एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देता हूं। आप सबके घरों में पिछले 4-5 सालों के अंदर LED के बल्ब्स आ गए होंगे, LED की ट्यूबलाइट्स आ गई होंगी। अब ये LED जो है, ये लाइट एमिटिंग डायोड्स 40 सालों से था, परंतु उसका उपयोग लाइट के रूप में हो जाए और उसका घरों में उपयोग हो जाए, ये बनाने वाली कंपनियां तो थी, परंतु उसका मासिव प्रोडक्शन ये चीन ने करा। और चीन ने आज दुनिया की पूरी प्रकाश की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था में अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, जबकि एक कॉटेज इंडस्ट्री थी। भारत भी उसको अडॉप्ट कर सकता था, परंतु भारत ने उस चीज को अपनी दृष्टि से नहीं लिया। और यदि वो वैसा हो सकता था तो हम
घर घर में, गांव गांव में एक छोटे से बल्ब को जरा सी एक टिकली रहती है, उसको एक सोल्डरिंग आयरन से लगा के जोड़ के लगा दें और वो चलती है। सो टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से आ रही है, जीवन के हर क्षेत्र में नया नया होने को है। कौन करेगा? जो पहले करेगा वो आगे होगा। तो भारत को उसमें लीड लेना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दौर अब आने वाला है, उसमें भारत सुप्रीमेसी लेगा ही। और वो इंडिविजुअल हैं, लोग हैं, वो कुछ 2, 4, 5, 7 लोग मिलके उसमें काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को इसमें बड़ी भूमिका निभाना है। मुझे लगता है कि यदि हम वे सब कार्य एक इकोसिस्टम के तहत इंडस्ट्री एजुकेशन लिंकेज बना के, इंडस्ट्री सोसाइटी लिंकेज बना के कर सकेंगे, तो आगे का रास्ता भारत के लिए सुखद है और वही दुनिया के लिए सुखद है। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अवसर दिया अपनी बात रखने का, धन्यवाद। Thank you, sir, for giving your valuable insights on आत्मनिर्भर भारत परिदृश्य एवं संभावनाएं। इसी श्रेणी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के दूसरे मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी का मैं परिचय देना चाहूंगी। जब मैंने सर का परिचय देखा तो वो इतना ज्यादा coordinator UGC SAP DRS2 in public administration, and around 50 students has been awarded PhD under his supervision, and he has also delivered the lectures nationally as well as internationally, and he has also published various books on public administration and tourism management. And he's also a life member of Indian Public Administration Association, American Society of Public Administration, Indian Tourism Congress and Indian Science Congress Association. सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर को आमंत्रित करती हूं कि वो अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में व्यक्त करें। सर, ओवर टू यू। थैंक यू नाइश। आदरणीय प्रोफेसर अमिताभ सक्सेना जी, माननीय कुलपति विवेकानंद विश्वविद्यालय, माननीय दीपक शर्मा जी, डॉक्टर विजय सिंह जी, ढेर सारे पार्टिसिपेंट्स, आई थिंक दैट नंबर हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 100। इसके अतिरिक्त जो फेसबुक लाइव के माध्यम से भी आप इसे प्रदर्शित कर रहे हैं या संप्रेषित कर रहे हैं, ऐसे सभी प्रतिभागियों को मेरा नमन है, प्रणाम है। अमिताभ जी का निर्देश ऐसा था कि मैं आज काशी में बैठा हुआ हूँ किसी कमरे में कि आज इस कार्यक्रम को करके ही जाना है, और इसके बाद माननीय मुकुल जी पटना की यात्रा पर निकल चुके हैं और मुझे अब लखनऊ की यात्रा प्रारंभ करनी है। ये विषय चूँकि ऐसा है जिस पर अब निरंतर विचार किया जा रहा है, हालांकि विचार से ज़्यादा आवश्यकता इसके ऊपर क्रियान्वयन करने की आ गई है। इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव माननीय दीपक शर्मा जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इंडस्ट्री का भी दिया और थोड़ा बहुत एकेडमिक जगत का भी जो भूमिका होनी चाहिए उसके ऊपर भी प्रकाश डाला। मैं इसका थोड़ा सा रिवर्स करूंगा, मेरी भी भूमिका वही होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा एकेडमिक्स के ऊपर ज़्यादा चलूँगा और उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं और जो डुएबल्स हैं, जो इम्प्लीमेंटेबल पॉइंट्स हैं या फाइन पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी 2 मिनट चर्चा करूँगा। बहुत ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करूँगा, थोड़ी सी बात करूँगा 10 मिनट की केवल। सबसे पहले तो हम इसके संदर्भ को बिल्कुल सही कर लें, हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। बिल्कुल दीपक जी ने ये बात कही कि हाल में ही 14 मई को प्रधानमंत्री जी ने इसका जब राष्ट्रव्यापी संबोधन में अपनी ये बात आत्मनिर्भर भारत की कही तो संदर्भ स्पष्ट था। देखिए, अब से ठीक 1 वर्ष पहले हम वैश्विकता की बात कर रहे थे, ग्लोबल विलेज की बात कर रहे थे, हम दुनिया को एक मार्केट में कन्वर्ट कर रहे थे, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज का हम उद्घोष कर रहे थे, अर्थात हमारी चिंता में पूरा ग्लोब था और हम इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। कोई बड़ा प्रोड्यूसर होगा, कोई छोटा प्रोड्यूसर होगा, कोई बड़ा कंज्यूमर होगा, कोई छोटा कंज्यूमर होगा और पूरी दुनिया मिलकर इस डिमांड सप्लाई को मीट कर रही होगी और एक ग्लोबल विलेज होगा।
अर्थात जो नेशनल बाउंड्रीज थी उनको हम कमज़ोर मानते थे, और अर्थव्यवस्था के पर्सपेक्टिव से ये ज़रूरी भी था कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप बनता जा रहा था उसके हिसाब से ये नेशनल बाउंड्रीज बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं थी, और मार्केट ड्रिवन इकोनॉमीज और मार्केट ड्रिवन व्यवस्था हमारे सामने आ चुकी थी। और इसी व्यवस्था को पोषित करने के लिए भी हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी। लेकिन जनवरी, फरवरी या मार्च, जो भी समय हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, में जब ये एक कोविड-19 जैसी एक अद्भुत संक्रमण ने हमें घेरा, और सबसे पहले उसने हमारे मूवमेंट्स को क्रिपल किया, हमारे शरीर के साथ साथ हमारे फिजिकल मूवमेंट्स को क्रिपल किया, और हम एकदम से बंद हो गए। हमें समझ में आ गया, दूसरा पर्सपेक्टिव या दूसरा संदर्भ समझ में आया कि न केवल नेशनल बाउंड्रीज इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि शायद अब तो जिलों और घरों की भी बाउंड्रीज इम्पॉर्टेंट हैं। जब हमें लॉकडाउन में रहने का निर्देश हुआ, लक्ष्मण रेखा खींची गई और उसका हमने अभ्यास भी किया, पालन भी किया, तो हमें समझ में आ गया कि ये रेखाएं अवास्तविक नहीं हैं बल्कि वास्तविक हैं। और तब उसके उत्तर ढूंढने के लिए भारत के पास बहुत सारे प्रश्न खड़े थे। सबसे बड़े ये प्रश्न खड़े थे कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस स्थिति में था ही नहीं कि वो इतनी विशाल बीमारी का सामना कर सके। हमारे पास पीपीई किट्स नहीं थे, हमारे पास सैनिटाइजर्स नहीं थे, हमारे पास ग्लव्स नहीं थे, हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिससे इतनी बड़ी बीमारी जो अचानक से हमारे सामने खड़ी हुई थी उसका सामना कर सके। सबसे पहले हमने पीपीई किट्स का आयात किया, और वो दुर्भाग्य से चाइना से करना पड़ा, और वो बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान था। और हमें ये पता चल गया कि चाइना ने न केवल इस कोविड बीमारी को जन्म दिया है, बल्कि वो इसकी अर्थव्यवस्था को भी के लाभ उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और तब प्रधानमंत्री जी को एक कठोर निर्णय लेना पड़ा, लॉकडाउन किया। और इस लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हम इस लॉकडाउन के दौरान भारत ने जो इस बीमारी को लेकर प्रत्युत्तर दिए, वह आत्मनिर्भर भारत का प्रारंभ था। दोबारा से प्रारंभ कह सकते हैं, एक फेज पहले गुजर चुका, लेकिन इस फेज की बात मैं कर रहा हूं। और वो ये हुआ कि जिस देश में मुश्किल से 2000 वेंटिलेटर्स की उपलब्धता हो पा रही थी, और वो भी क्रिटिकल केयर के लिए आवश्यक थे, वहाँ कोविड जैसी बीमारी के लिए लाखों वेंटिलेटर्स एक छोटे से पीरियड में तैयार हुए। लाखों टन हम लोगों ने सैनिटाइजर्स का उत्पाद कर डाला, पीपीई किट्स हमने बना डाली, उसकी वैरायटीज बना डाली, और उसकी हर चीज़ डेवलप कर ली। हमने इनोवेशंस भी करके उस हेल्थ केयर सिस्टम को इस लेवल तक पहुंचा दिया। इसके साथ साथ हमने प्राचीन से वर्तमान को जो शिक्षण की जो बात थी कि हमने आयुर्वेद से लेसन सीख कर जनता के अंदर उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास किया, रादर देन उनको ट्रीट करने का प्रयास करना। और उस इम्यूनिटी का परिणाम ये निकला कि भारत में मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है। आज भी संक्रमण की संख्या 1 करोड़ पार कर सकती है, लेकिन मृत्यु दर हमने आज भी नियंत्रित रखी है। और उसका कारण हमारी मॉडर्न मेडिसिन नहीं है, बल्कि हमारा पारंपरिक ज्ञान है, जिसने हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाया है। हमारा खान पान है, हमारी सोच के अंदर जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से जो मिली हुई चीज़ें हैं, उनका उपयोग करके किया है। आपने देखा होगा कि पहली बार भारत सरकार में आयुष मंत्रालय ने औपचारिक रूप से अपनी वेबसाइट पर यह दिया कि इस काढ़े का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप सुरक्षित रहेंगे। ये आपके पारंपरिक ज्ञान की बहुत बड़ी जीत थी। तो कोविड-19 जब आता है तो वो एक परिप्रेक्ष्य हमें देता है कि अब हमें ये सोच लेना चाहिए कि अगर ऐसी कोई बीमारी जो वैश्विक हो या रीजनल हो, दोनों ही तरह की हो सकती है, उस स्थिति में हम क्या आत्मनिर्भर हैं? आत्मनिर्भर, ये देखिए, आपने दीपक भाई ने बिल्कुल बात साफ कही थी कि हम अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। अमिताभ भाई ने भी ये बात कही थी कि अन्न के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हैं। तो हम किस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं? अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के बाद भी हम अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं थे। जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पाद हम अपने लिए नहीं कर पा रहे थे, जिसका लाभ अन्य देश उठाने की कोशिश कर रहे थे। और उस आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर करना हुआ। तो आत्मनिर्भरता के क्षेत्र जो जिनके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, मैं ज़्यादा क्षेत्र तो नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्रों को यहाँ पर मेंशन जरूर करना चाहूँगा, जहाँ पर ये कोर सेक्टर्स हैं जिनके लिए आत्मनिर्भर
या सेल्फ रिलायंस मिशन के मोड में हमने इसको करना चाह रहे हैं, और जिसमें कुछ चीज़ें चीज़ों का वर्णन आदरणीय दीपक शर्मा जी ने भी किया। सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर जिसमें हमें आत्मनिर्भरता चाहिए थी वो है हेल्थ केयर सिस्टम, और हेल्थ केयर सिस्टम और एमएसएमई मुझे लगता है कि इन्हें अपने को इनका कोलैबोरेशन सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने भारत सरकार को भी ये औपचारिक रूप से भी निवेदन किया और कई सारे सेमिनार और फंक्शंस में भी बात कही कि ये अवसर है भारत सरकार के लिए कि वो 50-60 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हेल्थ सेक्टर में एमएसएमई के माध्यम से करे और अपनी हर पीएचसी को इतना सक्षम बना दे कि भविष्य में कभी कोई ऐसी बीमारी आए तो आपके लिए कोई संकट ना खड़ा हो, पहली बात। और दूसरी बात, रोजगार के जो भयंकर अवसर कम हुए हैं वे हेल्थ सेक्टर में उत्पन्न हो, जिससे कि इससे भी कंपनसेट किया जा सके। ये एक अत्यंत बड़ी आवश्यकता है। दूसरा जो सेक्टर जिस पर हमें आत्मनिर्भरता चाहिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर, तो मैं नहीं कहूँगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर से में चाहिए, हाँ फूड प्रोसेसिंग में हमें आत्मनिर्भरता की वांछना अवश्य है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मामले में, फसलों के मामले में, अन्न के मामले में भारत काफ़ी हद तक न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि सरप्लस स्टेट कह सकते हैं, लेकिन फूड प्रोसेसिंग के मामले में हम अभी इतने सक्षम नहीं हैं और इस एक इंडस्ट्री को हमें डेवलप करना चाहिए, और ये जब डेवलप होगी तो ये रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आप अगर संज्ञान लीजिए, इस पॉलिसी ने हमारा बहुत नुकसान किया। 1986 की पॉलिसी ने हमें ये कहा कि हमें रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, सभी लोग रोजगार पाएं ऐसी शिक्षा दी जा सकती है, और ऐसी शिक्षा देने की व्यवस्था हमने प्रारंभ कर दी। दुर्भाग्य से रोजगार के पीछे भागने वाली शिक्षा को हमने इतना अधिक प्रोत्साहित किया कि आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार है, क्योंकि शिक्षा रोजगार के लिए नहीं हो सकती, ना होना चाहिए। वो एक स्किल हो सकती है जो रोजगार दे सकती है, एजुकेशन आपको रोजगार दे ऐसा संभावना नहीं थी। और उसका नुकसान ये हुआ कि भारत जैसे विशाल देश से हमारे ज्ञान के अनेक क्षेत्र लुप्त हो गए। नए कोई भी विश्वविद्यालय हमें वो क्षेत्र नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि रोजगार परकता के नाम पर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक ऐसी अद्भुत भीड़ खड़ी हुई जो आज बंद होने की कगार पर। शिक्षा स्वावलंबन के लिए होती है, शिक्षा ज्ञान के लिए होती है, रोजगार उसका एक बाई प्रोडक्ट है। वो आएगा या नहीं आएगा उससे आपके स्वावलंबन पर कोई असर नहीं पड़ता। और यदि ज्ञान होगा तो रोजगार आपके पीछे होगा। लेकिन अगर आप रोजगार के लिए शिक्षा प्राप्त किए हैं तो या तो आपके पास रोजगार होगा, या ऐसी विपन्न स्थिति में आप देख सकते हैं, ऐसी संक्रमण की स्थिति में रोजगार सिर्फ समाप्त हुए हैं, नए जनरेट नहीं हो रहे। लेकिन भारत ज्ञान का केंद्र था, इसलिए उससे अवसर ढूंढते हुए, उन आपदाओं को भी अवसर में कन्वर्ट करते हुए मैंने बहुत सारे काम करने की प्रयास किए हैं, और यही आह्वान भी है। चौथा पॉइंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का एक बहुत बड़ा अवसर भारत को मिला है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कमजोर थे, कमजोर हैं, और यदि हम अपने देश के लिए ही सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर इस पीरियड में डेवलप कर लेते हैं तो न केवल हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे बल्कि भविष्य में उनके आर्थिक अवसरों को भी कन्वर्ट किया जा सकेगा। इसलिए मेरा ये आग्रह है कि जॉब और एजुकेशन सिस्टम को डीलिंक किया जाना चाहिए, सक्षम शिक्षा प्रदान की जाए, जॉब्स उसके बाद अपने आप आएंगे। लेकिन जो बात आप कह रहे थे, दीपक जी ने भी कही थी कि पिछले 1000 वर्षों में या पिछले 2000 वर्षों में भारत उद्योग का केंद्र था, जॉब्स का मार्केट नहीं था। और हम जब जॉब्स में कन्वर्ट होते गए तो हमारे उद्योग भी कम होते चले गए और हम कुल मिलाकर दूसरों पर डिपेंडेंट होते चले गए, और ऐसी डिमांड सप्लाई सिंड्रोम में फंस गए कि जहां पर सस्ती लेबर होने की वजह से चीन हमसे आगे है और हम लेबर और क्वालिटी के चक्कर में उनसे पीछे हो गए, और जॉब्स के लिए एजुकेशन को प्रोवाइड करने की दुष्चक्र में और गहरे तक फंसते चले गए। आज चीन भी आपके लिए जॉब्स के लिए पढ़ाई नहीं कराता। भारत का जो अध्ययन था, दर्शन था, वो सब समाप्त कर दिया हमने, क्योंकि हम तो जॉब्स चाहते थे, दर्शन से जॉब नहीं मिलता। इसलिए ये डीलिंक करने की आवश्यकता है। एक और प्रोसेस जो हमने बहुत बड़ी गलती की थी, ध्यान रहे कि जब हमने
एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स शुरू किए थे, जिनके रिफॉर्म्स के नाम पर शुरू किए थे, शुरुआत में एकदम किए थे जब हमने एपीएमसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, और उसमें हमने औपचारिक रूप से मिडिलमैन की व्यवस्था की थी, और आज मिडिलमैन के शोषण की वजह से ही हमें एपीएमसी सिस्टम को समाप्त करना पड़ रहा है। तो ये रिफॉर्म्स हमारे लिए इसलिए आवश्यकता है कि यदि हमारा कृषक सक्षम नहीं होगा, यदि हमारा कृषक आत्मनिर्भर नहीं होगा, तो हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। ध्यान रहे, प्रोड्यूसर केवल और केवल कृषक है, बाकी सब उसके विभिन्न प्रोड्यूसेस को कन्वर्ट करके अपने आप को प्रोड्यूसर्स कहते हैं, और हम उस ओरिजिनल प्रोड्यूसर की कीमत नहीं सही लगा पाए, इसलिए हमारी क्राइसिस अभी भी बढ़ी हुई है। इसी चीज को अगर आप लिंक करके देखें तो पूरे स्वातंत्र आंदोलन के दौरान गांधी जी और उनके सभी साथियों ने ग्राम स्वराज की बात की हुई थी। ग्राम स्वराज क्या था? एक आत्मनिर्भर गांव, एक आत्मनिर्भर समाज और एक आत्मनिर्भर देश का उत्पादन कर सकता है, यह व्यवस्था उस ग्राम स्वराज में थी। हमने अब क्या किया? अब 50% इकोनॉमी, जिसको हम जीडीपी का कहते हैं, वो शहर तथा कथित रूप से कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन प्रोड्यूस तो कुछ नहीं करता। यानी जो 100% प्रोड्यूस करता है उसका कंट्रीब्यूशन आधा हो गया, जो 100% से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है उसका कंट्रीब्यूशन भी आधा हो गया। ऐसी स्थिति में गांव को शहर शोषित ही करेंगे और शोषित कर रहे हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, गांव में जो, उसको समानांतर तो मैं नहीं करूंगा, अनौपचारिक या इनफॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम, जिसको हम हाट बाजार कल्चर कहते हैं, भारत की पहचान रही है। हमने उसके डेटा भी कभी कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं रखे कि इतनी बड़ी व्यवस्था जो आज भी सक्षम रूप से चल रही है, जिसने उस गांव को सक्षम बनाए रखा, जिसने इस गांव को बचाए रखा। जब मूवमेंट्स नहीं थे तब भी बाजार हाट में आपको सामान मिल जा रहा। रिलेशनशिप मार्केट और हाट बाजार का कल्चर जो भारत की पहचान थी, वो भारत की पहचान का जो अनौपचारिक पक्ष है या इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, वो हमारी ताकत है, वीकनेस नहीं है। और सरकारों को भी चाहिए कि इस ताकत को ताकत बनी रहने दें, इसे कमजोर न करें। ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है कि यदि गांव आत्मनिर्भर होगा तभी शहर भी आत्मनिर्भर होंगे। यदि हम कहें कि गांव तो आज की तारीख में जिस गांव को हम गांव कहते हैं वो शहर का छोटा सौतेला बेटा समझ सकते हैं, लेकिन एक गांव जिससे हम अपने समझते हैं कि गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति यदि ग्रामीण स्तर पर हो सके, जिसका जिक्र आपने भी किया था कि आयरन ओर को प्रोड्यूस करने की क्षमता गांव में स्वयं थी। अब वो शहर से क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि वो आत्मनिर्भरता के कॉन्सेप्ट्स बदल गए हैं। चीन आज भी आत्मनिर्भरता की बात इसलिए कर पाता है कि उसने गांव-गांव में ये केंद्र विकसित कर दिए हैं। गांवों को शहर का छोटा भाई नहीं बनाया है, बल्कि गांवों को शहर का बड़ा भाई बना रखा है। वे वहां से प्रोड्यूस करते हैं, वे वहां से कंट्रीब्यूट करते हैं और अपनी क्षमता भर अपना काम के बल पर अपना धनार्जन भी करते हैं। इसलिए गांव भी बचे और शहर भी बचे। केवल अर्थव्यवस्था ही आत्मनिर्भरता का प्रतीक नहीं है। आर्थिक व्यवस्था, यानी हम केवल, अगर हम ये कहें कि हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो क्या केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, या हम केवल औद्योगिक रूप से केवल आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, या हम किस रूप में निर्भरता की बात करते हैं? ध्यान रखिए, जो विश्व के श्रेष्ठतम विकसित हो सकने वाले देश हैं आज की तारीख में, मैं विशेष रूप से उदाहरण देना चाहूंगा साउथ कोरिया का। दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जो कि इसका श्रेष्ठतम एग्जाम्पल है, इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जहां पर उद्योग जगत ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एकेडमिक जगत में किया हुआ है। और वही आज सामने दिखता है कि क्वालिटी के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में साउथ कोरिया ने आज जापान को भी दो हाथ दे रखे। वो कंपीट भी कर रहा है और बेहतर भी हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि वहां जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, सबने अपनी लैबोरेटरीज को अकेले या कंसोर्शियम बनाकर किसी न किसी विश्वविद्यालय के अंदर क्रिएट करा हुआ है। और उस क्रिएशन का लाभ ये हो गया कि जो बच्चा हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, कि जब तक वो किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय में है, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो इंडस्ट्री जानते ही नहीं कहाँ है।
और जब इंडस्ट्री में जाता है तो इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि आप हमारे लिए मिसफिट हो, आपकी पढ़ाई लिखाई जो हुई है वो हमारे किसी काम की नहीं है, यू आर नॉट फिट फॉर माई इंडस्ट्री। एक क्लासिकल मिसमैच हो रहा है हमारे पास। ये समस्या साउथ कोरिया ने सॉल्व कर ली। बच्चे के सामने ही वो इंडस्ट्री है और वो वेलकम करते हैं कि बच्चे न केवल वहाँ इंटर्नशिप करें बल्कि वहाँ घूमें, वहाँ फिरें, वहाँ इनोवेट करें, वहाँ की लैब्स का इस्तेमाल करें और अपने विचार दें। और उस विचार का लाभ ये होता है कि वहाँ का प्रोडक्शन न केवल क्वालिटी कॉन्शियस है बल्कि वो सस्ता भी है। ऐसी दशा में भारत को अपने लिए एक दृष्टि बनानी पड़ेगी और एक दृष्टि ये बनानी पड़ेगी कि हम अगर ये सोचते हैं कि समाज समरस न हो तो आत्मनिर्भर हो जाएगा, नहीं हो सकता। समाज को समरस भी होना होगा, एकात्म भी होना होगा, परस्परावलंबी भी होना होगा और तब वो आत्मनिर्भर समाज बन पाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। ये प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिसको हम परंपरा में कहते थे कि जब तक यज्ञ जीवित थे तब तक समाज समरस था, समाज एकात्म था, समाज एक दूसरे पर अवलंबित था और समाज आत्मनिर्भर था। तब हम आज भी, आपको जानकर खुशी हुई होगी, हम सभी एकेडमिक वर्ल्ड वालों को इस बात की खुशी होती है कि भारत के एक छोटे से गांव के अध्यापक को विश्व का श्रेष्ठतम अध्यापक डिक्लेयर किया गया। रणजीत बिस्ले को क्या किया था उस बार? उसने केवल एक इनोवेशन किया था कि समाज के अंदर लड़कियों की शिक्षा को लेकर क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है, उसने किया और वो विश्व के 12,000 एप्लीकेशंस में से श्रेष्ठतम अध्यापक डिक्लेयर हुआ। तो यदि हम, जिसको कहते हैं कि हम एक रणजीत बिस्ले बना सकें, एक तीर्थ ग्राम बना सकें जिसे नानाजी देशमुख ने जैसे डेवलप किया था, और अगर हम ये नहीं बना पाएंगे तो हम एक विखंडित परिवार को भी जन्म देंगे, हिंसा को जन्म देंगे, उपद्रवों को जन्म देंगे, सामाजिक असुरक्षा को जन्म देंगे और हम पश्चिमी देशों की तरह एक विचित्र सा विघटित समाज बना पाएंगे और वो समाज आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मनिर्भरता की सामाजिक पक्षों को भी उतना ही ध्यान से देखना होगा। मुझे लगता है कि मैंने कमोबेश आप सभी की बातों का समावेश करने का प्रयास किया है और इस आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा जगत और उद्योग जगत दोनों को साझा प्रयास एक दूसरे के साथ करने होंगे, तभी हम अगली स्टेप तक इसको पहुंचा पाएंगे। एक दूसरे पर ब्लेम करने से कोई लाभ नहीं होगा, एक दूसरे की कमियों को उजागर करने से भी लाभ नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे की कमियों को साथ साथ मिलकर जूझने से भी फायदा होगा। एकेडमिया और इंडस्ट्रिया जो अब तक कतिपय कारणों से, यानी यूँ कह सकते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम ने जो हमें विकसित किया व्यवस्था, उसके कारण से हम बिल्कुल अलग अलग चल रहे हैं। हम दोनों को एक साथ चलना होगा। आपने भी ये बात कही थी कि भारत तो स्वभावतः औद्योगिक है। भारत के हर बच्चे में उद्योग की क्षमता रखी हुई है, लेकिन हम उसके लिए अवसर नहीं निकाल पाते हैं। इन अवसरों को इकट्ठा करने की बात है। प्रधानमंत्री जी ने भी आपके द्वारा कहे गए इस बात को कहा था कि खिलौना जगत, क्या भारत खिलौना जगत का सिरमौर नहीं बन सकता? उत्तर प्रदेश सरकार ने जब ओडीओपी की बात करी तो ओडीओपी का अर्थ ही यही था कि हर जिला यदि अपने एक प्रोडक्ट को मास्टर क्लास में कन्वर्ट कर सकता है तो हमारे पास उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट से 80 प्रोडक्ट तैयार हो सकते हैं, मध्य प्रदेश जैसे से 60 प्रोडक्ट तैयार हो सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हर जिले से तैयार हो सकते हैं। जिला भी आपका आत्मनिर्भर होगा, देश भी आपका आत्मनिर्भर होगा, समाज के अंदर स्वावलंबन की भावना आ जाएगी एक बार तो भारत फिर से, क्योंकि ये ध्यान रहे इस बात का कि हम विश्व की पूरी प्रोसेस से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन विश्व में अपनी शक्ति का प्रदर्शन अवश्य करना चाहते हैं, जिससे कि भविष्य में आत्मनिर्भरता के ऊपर कोई समझौता नहीं करना पड़े। शिक्षा के जगत में भी, सामाजिकता के जगत में भी, हेल्थ केयर के जगत में भी, एग्रीकल्चर के जगत में भी हम अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसलिए वो आत्मनिर्भरता की तरफ हमें ले जाए, ऐसे प्रयासों के लिए आप सभी लोग प्रयासरत हैं। आप सभी का साधुवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी का भविष्य में भी धन्यवाद दूंगा। आगे से आदेश देते समय ध्यान रखिएगा, भगवान हम कहाँ हैं ये तो पकड़ लीजिएगा। लेकिन बहुत सुंदर सत्संग आप सबके साथ रहा और यदि कोई किसी के मन में कोई प्रश्न होंगे तो वे उनका स्वागत है।
और तत्पश्चात आगे की यात्रा। सभी को राम नाम। धन्यवाद भाई साहब। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि आपने लगभग पिछले 45 मिनट, शुरू के आधे घंटे के मत सोचिए, बाद का जो 45 मिनट है उसमें आपने नॉलेज देखा कि ज्ञान कितना साधारण रूप से कम्युनिकेट होता है। मेरे दो प्रश्न है, मैं मूलतः, क्योंकि वैसे विजय सर को क्वेश्चन सेशन लेना है, लेकिन मेरे दो प्रश्न हैं। मैं पहले दीपक जी से एक अनुरोध चाहता हूं कि हम लोग बिल्कुल अलग हैं और इंडस्ट्री बिल्कुल अलग। मेरा सवाल ये है, क्या एमएसएमई को एस्टैब्लिश करना, उसको चलाना, इसका कोई एक छोटा सा पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है क्या, और उस पाठ्यक्रम को हम चला सकते हैं क्या? इस पे मेरा माननीय दीक्षित जी से ये अनुरोध रहेगा कि हमारे लैब्स को हम एमएसएमई को कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, और ये एमएसएमई का कोई पाठ्यक्रम वर्तमान समय में हम क्या यूजीसी के माध्यम से देश के सारे विश्वविद्यालयों में चलवा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि पहले दीपक शर्मा जी मुझे ये जो इतना बड़ा विषय खड़ा हो गया है कि एमएसएमई हो सकता है, बाकी तो नहीं हो सकता, फिर माननीय दीक्षित जी। जी दीपक जी भाई साहब। जी, ये बहुत अच्छा विचार है। एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट के छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए जा सकते हैं, बनाना चाहिए। अभी भी वो होते हैं, पर कुछ छोटे कुछ संस्थान उसको करते हैं, पर इसकी एक व्यापक आवश्यकता है। यदि वो हमारे मेन स्ट्रीम एकेडेमिया में आता है तो उसका लाभ विद्यार्थी को पढ़ते समय मिलेगा। जैसे वो ग्रेजुएशन कर रहा है या इवन हायर सेकेंडरी कर रहा है, उसको पता है आईआईटी जाना तो कोचिंग में जाता है, उसको पता है कि नहीं मेरे को ये कोर्स मिल रहा है, मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, तो उस तरफ एकेडमिक उसको हेल्प करेगी। उसकी व्यवस्था यूनिवर्सिटी से बातचीत करके खड़ी की जा सकती है, और उसमें उद्योग की क्या नीड्स हैं, जैसे फिनिशिंग स्कूल्स हो गए हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर्स वगैरह से रिलेटेड आई हैं, आवश्यकता के अनुसार वो सब सिखाने के साधन बने थे, वो एकेडमिया ने बाद में लिए, ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट्स ने बाद में लिए, पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखाने के लिए पहले टाटा के इन्फोटेक के सिस्टम्स आ गए, लोगों ने बाहर एनआईटीज आ गए। तो सोसाइटी में जो सारी चीजें आ रही हैं उसके लिए यदि हम एकेडमिया को उसमें सम्मिलित करेंगे, यदि वो उसको इनिशिएट करके आगे ले जाएगा तो उसका ज्यादा और व्यापकता बहुत होगी, निश्चित रूप से करना चाहिए। दूसरा, जो इंडस्ट्री की रनिंग इंडस्ट्री है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम को या उसके सामने कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उसमें एकेडमिया अपने यहाँ कोई सेल बनाए। ये देश में अभी आईआईएम्स में और आईआईटीज में तो शुरू हुआ है। यदि कोई हम हमारी प्रॉब्लम लेके आईआईएम्स को जाते हैं कि हमको इस चीज का कुछ आप बिजनेस प्लान बना के बताइए, तो दे कंट्रीब्यूट, दे हेल्प, पर उनकी संख्या बहुत लिमिटेड है, सबकी एक्सेस वहां नहीं हो पाती। ये एक्सेस हमारे बाकी संस्थान कर सकते हैं, उनके पास लेबोरेटरीज हैं, और वो एक कोई टास्क प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों को दे सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आई है या ये एक अपॉर्चुनिटी आई है, इसको कैसे एक्चुअलाइज किया जा सकता है। मुझे लगता है कि वो कार्य संस्थानों को करना चाहिए, और जितना नीचे तक वो काम हो सकेगा उतने जल्दी इसके परिणाम मिलेंगे। मेरा इसमें अनुरोध ये रहेगा कि अगर हम एक पूरे सेमेस्टर का ही पाठ्यक्रम बना पाए, हम पूरे एक सेमेस्टर का पाठ्यक्रम बना पाए, और उस सेमेस्टर के पाठ्यक्रम को माननीय दीक्षित जी के माध्यम से यूजीसी के द्वारा सारे पाठ्यक्रमों के साथ सारे प्रोग्राम्स को उसमें शामिल कर पाए, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं दीक्षित जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, हमारे पास बहुत सारी लैब्स हैं, नॉर्मली वो आइडियल रहती है, खाली रहती है, वहां बहुत कम विद्यार्थी जाते हैं। इन लैब्स के माध्यम से और जो हमारे शोधकर्ता हैं उनके माध्यम से हम एमएसएमई को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दो। हमजा भाई, देखिए दो चीजें थी। माननीय दीपक जी ने जो बात कही, हैंड होल्डिंग हम दोनों चाहते हैं, एकेडमिया भी चाहती है, इंडस्ट्री भी चाहती है, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं बन पाती, क्योंकि हम कॉमन प्लेटफॉर्म पर ये बात बहुत कम करते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर्सपेक्टिव से, जैसे आपका ये सेमिनार है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये दूसरा या तीसरा सेमिनार कर रहा हूँ जो इंडस्ट्री के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री और एकेडमिया में अब तक की व्यवस्था में हम दोनों एक दूसरे से विपरीत धारा में चल रहे थे। हमें इंडस्ट्री को लगता था कि जो कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, वो इंडस्ट्री के काम का नहीं है, और जो पढ़ते थे उनको ये लगता था कि इंडस्ट्री हमको जॉब नहीं देती है, डिस्पाइट आई हैविंग ऑल द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस एज पर द नॉर्म्स। तो इन दोनों के बीच में समस्या ये थी कि हमारी जो, जिसका जिक्र दीपक जी ने किया ना, आईआईएम का या आईआईटीज का या एक्सीलेंस जो बहुत अच्छे संस्थान है उनका, ये है, उनमें और हमारे बाकी संस्थानों की ये टीचिंग में मूल फर्क ये है
कि ये संस्थान वर्टिकल्स में पढ़ाते हैं और हमारे बाकी संस्थान हॉरिजॉन्टल सिस्टम में पढ़ा रहे हैं, जो कि मैकॉले सिस्टम जिसको हम कहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम एक कोर्स बना देंगे which will be taught in the classrooms and implemented in the factory. It will not happen. It will not happen. The knowledge has to be acquired at the workplace. और तभी भी आप देखेंगे कि आपका साधारण से साधारण बच्चा इनोवेटिव है, उसके पास कुछ आइडिया है और उसे करने के लिए एक लैब है, उसको वो इम्प्लीमेंट कर पा रहा है और उस इम्प्लीमेंटेशन पर फिर वो प्रिंसिपल्स को समझ रहा है। प्रिंसिपल्स समझ के इम्प्लीमेंटेशन करना इज अ डिफरेंट बॉल गेम जो हमने चालू किया, जिसको हम हॉरिजॉन्टल सिस्टम कहते हैं। इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ही वर्टिकल्स थी कि आप एक काम को 0 से लेकर 100 तक सीख जाते थे करना, पढ़ना नहीं सीखते थे उसको। अभी क्राइसिस ये है कि 100 परसेंटाइल लेने वाला बच्चा सीबीएसई में आपको आलू नहीं दिखा सकता कि वो है कहाँ होगा हुआ, क्योंकि उसने उसको देखा नहीं है। सो हैविंग अ सिलेबस and teaching in the classroom will serve only 30% of the purpose. The remaining purpose has to be at hand, on the job, in the factories or in the labs. करके सीखना ये भारतीय परंपरा है और आप करके उसको कन्वर्ट कर देंगे। एक अभी आज ही मुकुल जी के उद्बोधन में बड़ी मजेदार बात हो रही थी कि जब मैथ्स पढ़ाने की बात हुई प्रारंभिक एज में, तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि मैं तुझे 11 सूत्र पढ़ा सकता हूं, लेकिन 11 सूत्र पढ़ाने का केवल एक प्रतिदान लूंगा कि तुझे 12वां खुद बनाना है। मैं तुझे मैथ्स रटा नहीं रहा, मैं तुझे मैथ्स सिखा रहा हूं कि तू 12वां प्रिंसिपल खुद बनाएगा, वो प्रमेय बनाकर दिखाएगा तब तो पढ़ाऊंगा, वरना मैं 11 भी नहीं पढ़ाऊंगा। भारत में पहाड़े नहीं पढ़े जाते थे, भारत की पहाड़ों पढ़ने की परंपरा भारतीय नहीं है, ये हमने अडॉप्ट की कहीं से। और आज हमारे पहाड़े हमें गवर्न कर रहे हैं, क्योंकि अगर पहाड़े नहीं आते होंगे तो क्लास के बाहर खड़ा कर देते होंगे। अमिताभ भाई भी खड़े हो चुके हैं, हम भी खड़े हो चुके हैं बाहर की पहाड़े रटने। क्यों रटने, ये नहीं किसी को बताया कि पहाड़े क्यों रटने हैं, जबकि हम उसे जोड़ सकते हैं। जब हम उसे जोड़ सकते थे तो हम उसे गुणा क्यों कर रहे थे, ये किसी ने नहीं बताया। भारतीय गणित में गुणा था ही नहीं, भारतीय गणित में केवल योग है, लेकिन हमने ये सब किया। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि हमने व्यक्ति की जो इनोवेटिवनेस है उसका सम्मान नहीं किया। तो मेरा ये कहना है कि ये एक मॉड्यूल, एक स्प्रेड, जैसे आपके वोकेशनल प्रोग्राम्स अब आ रहे हैं और उनमें कई सारी फ्रीडम है, और अब तो एनईपी भी आपको सीबीसीएस देगा, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट की बात आप कर रहे हैं। इस सबको हम अपने ऊपर बर्डन नहीं माने, बल्कि इस सबको हमारा ये हमारा दायित्व बनेगा कि हम जो हमारे पास इंटेलिजेंस है वो बहुत वाइडली डिस्पर्स है इंडिया में, वो शहरों में नहीं है, वो कहीं बैठी नहीं है, वो फैली हुई है, गांवों में हर जगह फैली हुई है। उसको लाकर उससे काम कराने की जो विधा है वो डेवलप करना है। और यहाँ पर ये भी है कि वो अगर मेरे लायक नहीं बनता है तो वो व्यर्थ नहीं हुआ, ये भी भाव लाना पड़ेगा। वो मेरे लायक नहीं बना, बट वो हो सकता है अपने लायक बन गया हो, तो उसमें भी हम, एकेडमिया तो इसमें जीतता है ना अपने आप को। हमारे बच्चे को कोई रिवॉर्ड मिलता है तो हमें खुशी होती है, हमारा रिवॉर्ड है वो। लेकिन बाकियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो अगर मेरे लायक नहीं बना तो किसी लायक बना, वो भी हमारा रिवॉर्ड है। सो वी हैव टू चेंज द इंडिकेटर्स, इंडाइसेस भी हमें सोचनी पड़ेंगी कि भारत में अगर इतनी ही अनएम्प्लॉयमेंट होती जितनी कि हम प्रोजेक्ट करते रहते हैं, तो पता नहीं कितनी बार क्रांतियां हो चुकी होती। क्यों नहीं होती? हमें तो लगता है कि लोग नौकरी छोड़ने में भी उतना यकीन रखते हैं जितना करने में यकीन रखते हैं। मैं अयोध्या में था, मुझे कम से कम 1000 आदमी ऐसा मिला जो अपने पारिवारिक कारणों से लगी लगाई नौकरी देश और विदेश से छोड़कर अपने घर में आ गया था और 10,000 से लेकर 30,000 की तनख्वाह में काम कर रहा था। बट ही वॉज नॉट फ्रस्ट्रेटेड, ही सेड कि सर परिवार के प्रति भी तो कोई जिम्मेदारी है, मैं वो जिम्मेदारी निभाने आ गया। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुश हूं क्योंकि मेरे पिता खुश है, मेरी माँ खुश है। अब हम कहें कि नहीं साहब ये $1 a day से नीचे है, therefore he is a BPL, so let it be. So our indicators have to change, our social indicators have to change, understand, plus verticals have to be revived. जो गुरुकुल सिस्टम में हम प्रयास कर रहे हैं, आज ही हम लोगों ने इस बात को तय किया है कि 80 गुरुकुल हमें 40 के करीब हो चुके हैं, 40 गुरुकुल और प्रारंभ करने हैं। उनकी मेथोडोलॉजी पर, उनकी पेडागोजी पर हम इसलिए काम करना चाहते हैं कि वहां से सीधे इंडस्ट्री रेडी बच्चा निकलेगा। इंडस्ट्री रेडी का मतलब ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ मेकिंग एक्सपेरिमेंटेशंस एंड डूइंग वर्क,
and producing something which he feels is good. ये सारे सेक्टर्स हमने बंद करे हुए हैं, इसलिए हमारी लैब्स आइडल पड़ी हुई हैं, कोई आता नहीं वहाँ पे, और जहाँ जाना चाहता है वहाँ हम जाने नहीं देते. हम दोनों के अंदर मिसमैच है. So this paradigm shift, fortunately, I say fortunately, COVID has given us a lot to think and has given us opportunity कि आपका सारा मैन पावर इस वक्त आपके देश में है, जो जहाँ है वहीं टिका हुआ है, और वहीं से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की लगातार सोच कर रहा है. आप देखिएगा स्टार्टअप्स में जो आपके रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं वो अद्भुत हैं. इसका ये मतलब है कि आदमी लगातार सोच रहा है, लेकिन उसके पास काम नहीं. वो 8 से 8 की नौकरी करता था, उसको समय नहीं था. आज जब वो नौकरी से मुक्त हुआ या उसे हटाया गया तो वो अपने काम कर रहा है और नए तरीके से उसको कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है. एंड देयरफॉर मेरे हिसाब से तो ये जो हैंड होल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप स्टार्ट कीजिए. आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडस्ट्री और एकेडमी वर्ल्ड एक दूसरे का हाथ साध कर चलें और दोनों लोग इस बात को लेकर खुश हुए कि वो तीसरी जगह चला गया. ये नहीं कि वो मेरे यहाँ रहे, ये नहीं कि वो आपके यहाँ रहे, वो हो सकता है वो तीसरी जगह कहीं चला गया. हमको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि वी हैव क्रिएटेड अ मैन पावर व्हिच इज हैप्पी एनीवे एंड प्रोड्यूसिंग, कंट्रीब्यूटिंग. दैट्स इट. अमिताभ जी, इसमें एक छोटा सा उदाहरण है कि 2010 में ऐसी कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मध्य प्रदेश में ये जो IITIs हैं इनके साथ इंडस्ट्री को जो जुड़ने की कुछ बातचीत हुई, और ये बना कि एक मैनेजमेंट कमेटी IITIs की बन जाए, और उसको जो उसका चेयरमैन हो वो कोई उद्योग वाला हो, वहाँ की एसोसिएशन वाला हो. तो यू विल सरप्राइज कि 2010 में ये नीतिगत निर्णय लेने के बाद 11-12 में जब उसको लागू करा गया तो आज मध्य प्रदेश के सारे IITIs, वहाँ की लोकल इंडस्ट्री का कोई ना कोई एक व्यक्ति वहाँ का उसका चेयरमैन है. उसने उन IITIs को न केवल टेक्निकली उसको भौतिक रूप से भी संपन्न कर दिया. उद्योग वाले ने अपनी मशीनें लेके वहां खरीद के रख दी और वहां से निकलने वाले मैन पावर का जो ट्रेन मैन पावर था उसको एब्जॉर्ब कर लिया. इवन CNC मशीन जैसी मशीनें भी 1-1 करोड़ की मशीनें उद्योग के लोगों ने IITIs में दी और वहां से लोग बाहर निकल के आ गए. L&T एक बहुत बड़ा उदाहरण है. उसने अपने सारे इक्विपमेंट्स वहां दिए कि भाई आप इनको चलाना सीखो, इनको रिपेयर करना सीखो. और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में पूरे IITI से निकलने वाले वो किसी भी ट्रेड के व्यक्ति होंगे, बच्चे होंगे, वो 100% एब्जॉर्ब्ड हैं. ये एम्प्लॉयमेंट भी यदि उनको जिनको चाहिए है जिस लेवल का वो वहां मिला. मुझे लगता है कि यदि हम ये यूनिवर्सिटी लेवल पर, महाविद्यालय लेवल पर भी इस प्रकार का यदि इंडस्ट्री का टाई अप कर सकेंगे तो उनकी सारी चीजें बढ़ेंगी और उनका इंस्टीट्यूट का लाभ भी इंडस्ट्री को मिलेगा और इंडस्ट्री भी इंस्टीट्यूट से लाभान्वित होगी. तो इट इज ए सिनर्जी व्हिच बोथ द आर्म्स ऑफ द सोसाइटी शुड. आपके बुंदेलखंड का जो सो कॉल्ड गुलाबी गैंग है वो आपके सामने उदाहरण है. जी जी जी, कितना बड़ा उदाहरण है. महिलाएं हैं, सशक्त हुई, किसी का जॉब नहीं करती लेकिन सब संपन्न हो गए क्योंकि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी से एक टेक्निक सीख ली, अपने सोशल इनहिबिशंस को पीछे कर दिया और एक ऐसा काम शुरू किया जिससे कि पद्मश्री तक के स्तर पे पहुंच गए वो सब. सो वी हैव दैट डिस्पर्समेंट तो बहुत गजब का है हमारे देश में. हमें और आपको पकड़ने की बात है. एक बहुत एग्जांपल दिया आपने IITI हमारा कोर था, कोर होना चाहिए आज भी, क्योंकि वो बेसिक लेवल, फंक्शनल लेवल का टेक्नोलॉजी सिखा रहा है आपको और वो बहुत काम की चीज है. यूटिलिटी, इमीडिएट यूटिलिटी. बिल्कुल. अन्य कोई प्रश्न हो तो लें. अमिताभ एक्चुअली मेरे पास कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से कुछ सवाल मेरे सामने आए हैं जो मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं. एक तो जैसे अभी इंडस्ट्री एकेडमिया की जो बात हो रही है उस पे एक सजेशन उस पे एक सवाल है कि जो जिस तरह से इंडस्ट्री के नियम में CSR एक मैंडेटरी टर्म है कि आपको CSR करना है फॉर सर्टेन इंडस्ट्री जिनका कि एक टर्नओवर लेवल होगा, तो वैसा एक क्या किया जा सकता है कि एकेडमिक इंडस्ट्री से, एकेडमिक फील्ड से कोई व्यक्ति उनके यहाँ इंडक्ट हो, मतलब जैसे इंडस्ट्री एकेडमिया में इंडस्ट्री का एक व्यक्ति एकेडमिक फील्ड में आके और हमें सिलेबस के बारे में बोर्ड ऑफ स्टडीज में, एकेडमिक काउंसिल में रहता है, तो एकेडमिक फील्ड से जाके कोई व्यक्ति उनके यहाँ जाए और उनकी चीजें समझ के और फिर अपने यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करे, ऐसा कुछ संभावना बन सकती है क्या? मेरे ख्याल से अभी तक नहीं है ऐसा कुछ भी. ऐसा एक सवाल आया है मेरे पास. ये अच्छा सवाल है. इंडस्ट्री को भी ऐसा करना चाहिए कि वो एकेडमिया से इंटरेक्ट करने का कोई अपने प्रक्रिया बनाए. पर नॉर्मली जब हम MSME की बात करते हैं उसके पास इतनी
समय नहीं होता, उतना मैन पावर वो नहीं होता कि वहाँ डिप्लॉय कर सके। पर इंस्टीट्यूट जिस प्रकार से प्लेसमेंट के लिए अपने यहाँ कुछ एक प्रोविजन करता है, वैसा एक इंडस्ट्री लिंकेज के लिए कुछ व्यक्ति को या कुछ प्रोसेस ऐसी बना ले, वो नियमित रूप से इंडस्ट्री से यदि इंटरेक्ट करेगा, नॉट फॉर द प्लेसमेंट, फॉर द जनरल पर्पसेज, तो वो यूजफुल होगा एंड धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाएगा। और जहाँ तक CSR का संबंध है, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री पर ही लागू हो पाता है और उसका एक अलग प्रकार का डिफाइंड पर्पस होता जा रहा है देश में। परंतु यदि एकेडमिया इंस्टीट्यूशन जो है वो कोई ऐसी रचना बना सकेंगी जिसमें वो इंडस्ट्री से उनकी आवश्यकताओं की बात करेंगे, उनके रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे और उनको अपनी चीजें ऑफर कर सकेंगे, तो उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। जी। दूसरा एक सवाल और एक हमारे पार्टिसिपेंट ने पूछा है, जैसे हमने आत्मनिर्भरता की बात करी, बहुत सारे क्षेत्रों की बात करी, जिसमें MSME भी है वगैरह भी है, और हम लेकिन एक हमारी सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता है, आर्ट्स एंड कल्चर की आत्मनिर्भरता थी जो एक समय में थी। आज हम लोग डिपेंडेंट हैं, वेस्टर्न कल्चर्स पे चले गए हैं, उसको हम लोग उसको आत्मसात कर रहे हैं और अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो उसकी आत्मनिर्भरता पे कुछ किया जाना आवश्यक है, वो कैसे होगा और कौन इनिशिएट करेगा, ये थोड़ा एक सवाल है जो कि आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब देख रहे हैं हमारे घर के बच्चे हमारी संस्कृति, जो हमारी जो विरासत है और जो इतना एक परिपूर्ण संस्कृति हमारे पास थी, जिसमें हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित मानते थे, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है वो बहुत विपरीत है, जिसमें कि हम वेस्टर्नाइज्ड कल्चर को हम ज्यादा अहमियत देते हैं। और मतलब उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम सबके सामने, हम भी उसमें कुछ हद तक शामिल हैं। तो इसको कैसे चेंज किया जाएगा या कौन इनिशिएट करेगा? माननीय प्रधानमंत्री जरूर हमेशा बोलते हैं, लेकिन उसका भी एक प्लेटफॉर्म, एक प्रोफार्मा, एक परिदृश्य निर्मित होना चाहिए, ऐसा हमारे साथी पार्टिसिपेंट्स को लगता है। इस पे कुछ प्रकाश डालें सर। आप दोनों लोगों से सवाल है एक्चुअली। मुझे लगता है कि इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दीपक भाई साहब भी प्रज्ञा प्रवाह से लगे हुए हैं और अमिताभ जी भी भारतीय शिक्षण मंडल से लगे हुए हैं और मैं भी शिक्षण मंडल से लगा हुआ हूँ। और पिछले 20 वर्षों में आपने इस नरेटिव को बदलते हुए स्वयं भी देखा होगा। ये आसान काम नहीं होते। जी बिल्कुल देखा। शिक्षा व्यवस्था, सोच दोनों को तोड़ नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया हो, वहाँ पर वापस अपने आप में आत्मसम्मान को प्राप्त करना, स्वाभिमान को प्राप्त करना आसान नहीं था। और दूसरी सरकारें भी विपरीत आती रही, जो आत्मसम्मान का ही समझौता करती रही। हम जब IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने भीख का कटोरा लेकर खड़े हुए थे तो आत्मसम्मान बेच के ही आए थे, और बहुत पुरानी बात तो नहीं है, ये 1990 के दशक की बात है। तो जब आप वहां से निकलते हैं और आप ये देखें कि पिछले 20 वर्षों में इस नैरेटिव को बदलने के लिए कितने प्रयास किए गए हैं और हर सेक्टर में किए गए हैं। NEP 2.5 वर्षों की अथक मेहनत का नतीजा है। और आपने देखा होगा कि NEP को जिस प्रकार विकसित किया गया, जिस प्रकार कंसल्टेशंस किए गए, जिस प्रकार आपत्तियां मांगी गई और जिस प्रकार उसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारियां की गई, ये छोटा मोटा काम नहीं था। अब दीपक भाई जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भाजपा की सरकार बनेगी, ये सोचना भी संभव नहीं था 40 वर्ष पहले या 30 वर्ष पहले। बिल्कुल सही, असंभव बात मानी जाती थी। थोड़े दिन बाद आप बंगाल के लिए भी यही कहेंगे। और त्रिपुरा में कभी कम्युनिस्ट शासन खत्म होगा, ये स्वप्न लगता था। क्यों? क्योंकि नैरेटिव्स नहीं थे हमारे वहां पर। लेकिन 20 वर्ष तक मेहनत की गई, लगातार की गई, जन जन तक की गई। हाँ, ये ध्यान रखने की बात है कि इसको कम से कम प्रचारित किया जाता है, तभी ये इफेक्टिव भी होता है। इसे विद्यालयों तक, इसे समाज तक, इसे परिवार तक, इसे अभिभावकों तक पहुंचाने के जो प्रकल्प किए गए, ये बड़े शांतिपूर्वक किए गए। क्योंकि नैरेटिव चेंज करना वो ड्रम बजाकर नहीं चेंज होते हैं, वे विचार परिवर्तन से होते हैं। और विचार परिवर्तन करने का काम बहुत ही पेनफुल और बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जो कि की जा रही है और की गई है। इसलिए NEP में जब कह दिया गया कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो, ये छोटा सा सेंटेंस है, ये क्रांतिकारी सेंटेंस है। मातृभाषा का मतलब ही है मातृ संस्कृति। जिस समय आप 5 वर्ष के बच्चे को 5 वर्ष तक उस बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दे रहे होंगे, तो उसके सारे के सारे सांस्कृतिक गुण भी आप उसके साथ बाय डिफॉल्ट दे रहे होंगे। और मातृभाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया। पहले वाले हिंदी अंग्रेजी में झगड़ा करा देते थे, हिंदी अनाउंस कर देते थे, फिर पूरे देश में झगड़ा होता था। तो न हिंदी होती थी, न मातृभाषा होती थी, और बल्कि झगड़ा और हो जाता था, और अंग्रेजी और पावरफुल होती गई।
अब जब मातृभाषा की बात की जा रही है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का मतलब है अपनी संस्कृति से पहले जुड़ जाइए, नंबर एक। अब विदेशी भाषा सीखनी है और कौन सी विदेशी भाषा सीखनी है, ये इन्फॉर्म्ड चॉइस है आपकी। कोई भी भारतीय भाषा सीखने में कमजोर नहीं होता। आप जानते हैं भारतीय आदमी 190 देशों में पाया जाता है, मतलब आलू और भारत कहीं भी मिल जाता है और वहीं की भाषा में बात करता हुआ मिल जाएगा। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि उसे भाषा की वजह से किसी अपंगता का सामना करना पड़ा, ये स्वाभाविक है हमारे अंदर। लेकिन अभी क्या हम कर रहे थे कि हम उसे अंग्रेजी में सोचने के लिए मजबूर कर दे रहे थे, अन्य भाषाओं को सीखने में कमजोर अपने आप को मानता था। लेकिन अब जब आप इसको करेंगे, अब इसी प्रकल्प में हम लोग लगे हुए हैं। हमने अभी आपने चूंकि छेड़ दिया, इसलिए अनाउंस भी कर देता हूँ, अमिताभ जी के लिए काम बढ़ा दिया गया है। भारतीय शिक्षण मंडल का नीति आयोग से समझौता हो गया, ऑफिशियली हो गया, उनके लोगों को यूज करने की परमिशन भी आ गई और उसका एक प्रकल्प बनाया गया है कि जिसमें अध्यापक प्रशिक्षण है या अध्यापक अवेयरनेस जिसको कहते हैं, टीचर अवेयरनेस प्रोग्राम एक लॉन्च होगा, जिसमें हायर एजुकेशन के लिए लगभग पूरा सेगमेंट भारतीय शिक्षण मंडल को दिया गया है कि आप इसको नेशनल लेवल पर इसको अवेयरनेस कैंपेन को चलाएंगे। क्योंकि जो 7-8 NGOs जहां पर जिनको उन्होंने छांटा था, उसमें केवल भारतीय शिक्षण मंडल ऐसी थी जिसकी पैन इंडिया प्रेजेंस थी, शिक्षकों के अंदर पैन इंडिया प्रेजेंस थी। आप सबकी मेहनत का नतीजा था। अब हम उस प्रकल्प को पूरे देश में फैलाएंगे, अवेयरनेस ले जाएंगे। तो ये एक छोटा सा काम आपको कितनी बड़ी प्लेटफॉर्म दे रहा है और कितना बड़ा आप मैसेज दे पाएंगे लोगों को कि हम भारतीय संस्कृति से अलग होकर शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हम किसी लायक नहीं बचेंगे। इसलिए ये अब एक जिसको कह सकते हैं कि 1835 से प्रारंभ हुई वो जो करंट थी, उसको अब रोकना है और रोककर रिवर्स करना है। तो ये काम अब प्रारंभ हुआ है, कुछ वर्षों में ये भी हो जाएगा। हम बहुत पेशेंस के साथ ये काम करते हैं। दुनिया की चिंता मत करिए, दुनिया तो भारत की तरफ ऑलरेडी देखने लग गई है। किसने सोचा था कि 21 जून को 190 देश योग कर रहे होंगे? अब से 10 वर्ष पहले भी नहीं सोचा था कि 190 देश योग कर रहे होंगे और उसमें वो सारे इस्लामिक देश होंगे जिनको हम लोग भी ये मानते थे और वो लोग भी ये मानते थे कि योग नहीं करेंगे। वो उसके प्रस्तावक हैं। 46 OIC कंट्रीज उसकी प्रस्तावक बनी जाकर। तो ये आपकी जो कोर शिक्षा का ही प्रताप था कि आप उस नैरेटिव को लोगों तक पहुंचा सकते थे और पहुंचाया आपने। इसलिए ये कोई भी चीज असंभव नहीं है, कोई भी चीज कठिन भी नहीं है। एक बार संकल्प ले लिया, जिसको हम लोग कहते हैं ना, संकल्प से ही सिद्धि होती है, तो संकल्प ले लिया है तो सिद्धि तो होगी ही होगी। अब थोड़े वर्ष लगेंगे, आपके सामने ही होगी है। संजय जी के विजय जी के सामने तो निश्चित रूप से होगी। हम और आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये अलग बात है। सामने भी होगी, विजय जी के सामने तो यो नहीं है और आप देखना ही होगा। आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहे, ये हम लोग कामना करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहे, हम लोग को ज्ञान देते रहे और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते रहे, ऐसे हम लोग की कामना है। अगर आप लोग का हाथ नहीं रहेगा सर पे तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। एक अंतिम सवाल सर और है, जैसा आपने कहा उस पे ही एक सवाल और आया बीच में कि हमने संकल्प ले लिया आत्मनिर्भर भारत बनाने का, लेकिन इसकी टाइमलाइन कुछ निर्धारित है क्या? बहुत कठिन है सवाल क्योंकि, लेकिन फिर भी कोई सवाल कभी खराब नहीं होता। सवाल तो कठिन में लोग, भारतीय परंपरा में कहा गया है ना कि सबसे अच्छा विद्यार्थी वही है जो जिज्ञासु है। जिज्ञासु की जिज्ञासा ही शांत करना हमारा काम है। जो सवाल ही नहीं पैदा कर सकता वो कुछ जी नहीं। तो देखिए, टाइमलाइन से केवल कम्युनिस्ट कंट्रीज चली थी और वो फ्लॉप हो गई थी। हमने भी पंचवर्षीय योजनाओं की एक प्रकल्प चलाई थी, हम भी फ्लॉप हुए थे। ये समय से पहले भी हो सकता है, इसलिए टाइमलाइन आपको डिले भी कर सकता है। ब्यूरोक्रेसी में कहते हैं ना कि टाइमलाइन फैलाई जाती है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी से कहते हैं कि हमने आरक्षण 10 साल के लिए किया था, 70 वर्ष हो गए और वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े थे, तो इसलिए टाइमलाइन का आत्मनिर्भरता से कोई लेना देना नहीं है। आत्मनिर्भरता पहले आपकी सोच में आ जाएगी, प्रैक्टिकली वो उससे पहले आ जाएगी जो हमने टाइमलाइन सोची होगी अपने मनों में। MSME की बात की ताकत, अब से 5 वर्ष पहले हम MSME के खिलाफ ही बात करते थे, जितनी भी करते थे। सारे बैंकों ने MSME के गला घोट दिया था। आज हर एक की दृष्टि केवल MSME पर है कि अगर निकालेगा तो यही सेक्टर निकालेगा और किसी सेक्टर के पास अब ताकत नहीं बचती है कि वो हमें एम्प्लॉयमेंट के साथ प्रोडक्शन और आत्मनिर्भरता का फॉर्मूला दे सके। वो केवल MSME के पास है। तो आपने देखा कि टाइम बदला और जैसे ही टाइम बदला MSME ने उसका प्रत्युत्तर भी दिया, सक्षम प्रत्युत्तर दिया। आज आप बहुत सारे क्षेत्रों में
स्वावलंबी हो चुके हैं। इसी कोरोना पीरियड में आपने इतना ज्यादा प्रोडक्शन किया है उन हेल्थ सेक्टर की चीजों का जिसके बारे में आप इंपोर्ट करते थे। आज आप चाइना की जाने कितनी चीजें बैन कर दे रहे हैं, क्योंकि बैन करने की ताकत दे दी है आपको इस सेक्टर ने कि आप बैन करो, हम बना देते हैं, जस्ट डोंट वरी। और हमने ये काम किए, एक ऐप बंद करो 4 ऐप बना देते हैं भारतीय। तो आप इसकी चिंता हमें इसलिए नहीं करनी है कि टाइमलाइन इज आर्टिफिशियल, एंड टाइमलाइन में यू में ऑफ कोर्स थिंक इन द वर्स्ट टर्म आल्सो, इन बेस्ट टर्म आल्सो। ये तो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो 3 वर्ष सोचेंगे, बहुत नहीं ऑप्टिमिस्टिक होंगे 50 साल तक नहीं होगा। तो दोनों ही सोच गलत है। इसे करना है और सक्षमता के साथ करना है, भारत की सारी जनता तक पहुंचना है। और हम उम्मीद ये करते हैं कि एक बार हम ठान लेते हैं तो हम उम्मीद से जल्दी ही पहुंचते हैं, कभी लेट नहीं पहुंचते। इसलिए समय का निर्धारण बिल्कुल ही अनावश्यक होगा इस क्षेत्र में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग लगभग 2 घंटे के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं और अच्छा एक डिस्कशन हम लोग ने सुना और बहुत सारी नई चीजें हम लोग को मालूम चली। माननीय दीपक शर्मा जी ने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो कि शायद हम लोग ने नहीं पढ़ी थी या नहीं सुनी थी, जो कि हमारा इतिहास उन्होंने बताया और एक्चुअल इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव क्या है उसके बारे में हम लोग को बहुत सारी जानकारी दी, जो वाकई हम लोग इसको आगे अपने जो स्टूडेंट्स हैं या शोधार्थी हैं उन तक हम लोग लेके जाएंगे ताकि वो आगे इसको और डिसिमिनेट हो पाए। माननीय दीपक शर्मा जी ने भी बहुत मतलब माननीय मनोज दीक्षित जी ने भी बहुत अच्छी चीजें जो हमें बताई, खासकर जो शिक्षा और संस्कृति और जो इम्प्लीमेंटेशन है इस प्रोग्राम का, वो भी बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आया आज की एक्चुअल दिशा और दशा क्या होगी हमारे इस पूरी परिकल्पना की। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इससे जो हमारे साथ जुड़े जो जितने भी साथी हैं वो जरूर इसका लाभ उठाएंगे और जो एक स्टार्टअप की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं ताकि हम लोग एम्प्लॉयर बन सके ना कि एम्प्लॉय बन पाए, ऐसी एक जो बात आपने रखी वो वाकई बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि सब लोग आत्मसात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ पाएं और जल्दी कर पाएं, क्योंकि आज का डेट आज के समय में बहुत सब लोग बहुत जल्दी में रहते हैं। और जो टाइमलाइन का जो सवाल जिस छात्र ने पूछा, मैं उसको भी ये बताना चाहूंगा कि हम लोग वाकई जल्दी में हैं और चूंकि जल्दी है इसलिए हम लोग पूछते हैं कि कितना टाइमलाइन होगा और हम कितनी जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे, कितनी जल्दी हम सेटअप कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है इस काम के लिए कि हम कब तक इसको पूर्ण कर पाए। मैं पुनः आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, माननीय मनोज दीक्षित जी का, माननीय दीपक शर्मा जी का, माननीय अमिताभ सक्सेना जी का और पूरे शिक्षा जगत के लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं अपनी टीम का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जो जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। नाइश ने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया इस कार्यक्रम को, साथ में जो हमारा इनोवेशन काउंसिल है उसकी मदद से हम लोग ये कर रहे हैं और वो अपने नोट्स ले लिए होंगे उनने इसके बारे में, फर्दर अपने स्टूडेंट्स को इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। ये रिकॉर्डिंग भी है, उनको भी हम लोग सुना सकते हैं बीच बीच में, जब भी हमें लगेगा कि कुछ मोटिवेशन उन बच्चों को चाहिए तो जरूर ये सारे वीडियोस हम लोग उसको प्ले करेंगे। पुनः इस उम्मीद के साथ कि हम लोग फिर एक नए विचार के साथ और नए किसी टॉपिक पे हम लोग जरूर आप लोग से समय चाहेंगे। आज जैसा आपने मनोज सर ने कहा कि अमिताभ सर ने बहुत जल्दी करी और जबरदस्ती करी कि वो उन्हें ध्यान नहीं दिया समय का। हम लोग पहले से आपसे निर्धारित कर लेंगे समय और फिर उसके बाद हम लोग कार्यक्रम तय करेंगे। हम लोग को बहुत अच्छा लगा सर। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जब पोस्ट कोरोना जब भी आपके पास समय हो, भोपाल प्रवास पे हो, तो जरूर हम लोग को विश्वविद्यालय में एक बार आए। हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा, हमारे छात्रों को बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी को पुनः धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। Thank you so much, sir. I'm really grateful and very much thankful to our respected speakers for giving their valuable time and insights on our towards program on Atmanirbhar Bharat Paridrishya and Sambhavnaएं. Thank you so much, sir. Thank you so much. And I also thank all of the participants who were there, all the deans, HODs, and IIC members. Thank you so much for being here. Thank you so much. धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। रमन सर लीव करें। ये जो अपन करते हैं ना जी, मातृभाषा